वाले सालों के बाद मुझे जी हान यू को मेरे अपने गिल्ड से निकाल दिया गया। उन्हें पता नहीं, उन्हें मेरी असली ताकत का कोई अंदाजा नहीं है और उन्हें बहुत जल्द इसका अफसोस होगा। 7 साल, इतना वक्त मैंने केरोस गिल्ड की सेवा में बर्बाद कर दिया। मैं उनका ढाल था, वह आदमी जो जिंदगी और मौत के बीच खड़ा था, सिर्फ इसलिए ताकि टीम के होशियार लोग चमक सकें। बॉस के साथ लड़ाई में मैंने अपनी ढाल को टूटते और अपनी हड्डियों को दर्द से चिल्लाते हुए महसूस किया। जब मैं उस मॉन्स्टर को अकेला रोके हुए था, मदद के लिए चिल्ला रहा था जो कभी नहीं आई। मदद के बजाय मुझे बेजारी भरी नजरें मिली। जैसे ही मॉन्स्टर हरा और जमीन पर गिरा, मेरे जिन्हें मैं दोस्त कहता था उनके असली चेहरे भी दिख गए। गट्स लीडर ने मुझे वहीं छोड़ दिया, मलबे के बीच और ऐसी बारिश में जो मेरे चेहरे का मजाक उड़ा रही थी। यह सलूक बहुत बेरहम था। किम ह्युन ताई ने मुझे नाकाम और बेकार कहा। सीए ऑन ने मेरी कमजोरी का मजाक उड़ाया और मिया ली ने मुझे ऐसे देखा जैसे मैं कोई घिनौना कीड़ा हूं। मुझे एक मामूली सेवरेंस के साथ निकाल दिया गया। 7 साल की वफादारी के लिए 10 मिलियन वन। आपको पता होना चाहिए कि 10 मिलियन वन लगभग $7,000 है। मेरी जिंदगी के 7 साल और मैं बिल्कुल गरीब हो गया हूं। उस पल मुझे एहसास हुआ, उनके लिए मैं कभी साथी नहीं था, मैं सिर्फ एक इस्तेमाल करने वाला औजार था। लेकिन किस्मत का अपना ही मजाक होता है। मेरी बर्बादी के सबसे बुरे वक्त में कुछ जाग गया। मेरी आंखों के सामने हरी जालियां और संभावना के हिसाब आने लगे। एक रियलिटी हैक जिसने मुझे छोटे एपिक गिल्ड तक पहुंचाया। वहां वह हुआ जो नामुमकिन था। सिल्फ, एक हवा की रूह जो 12 सालों से सोई हुई थी। उसने मुझे चुना, माना कि एक बड़े धमाके में जिसने बुकेन के आसमान को रोशन कर दिया। मैं वह आदमी नहीं रहा जो मार खाता था ताकि दूसरे जीत सकें। मैं एक हवा का एलिमेंटलिस्ट बन गया। हमारे हीरो ने अभी अभी एक खास ताकत, जिसे एलिमेंटल क्लास कहते हैं, उसे अनलॉक किया है। यह उसे खास जीवों से बात करने और उनकी ताकतों का इस्तेमाल करने की शक्ति देता है। इस दुनिया में ऐसे कॉन्ट्रैक्ट वाले हीरोज को एलिमेंटलिस्ट्स कहते हैं। ये बहुत कम मिलते हैं और इनकी बहुत इज्जत होती है। इनमें से एक भी पूरे गिल्ड का मुकाबला करने के लिए काफी है। कहानी लेजेंड्स को बताती है। पहले हैं लूका हैरिसन इंग्लैंड से, मिस्ट के एलिमेंटलिस्ट। अगले हैं मोलासाई सोइफुआ समोआ से, पानी के एलिमेंटलिस्ट। और आखिर में एबीयू बकर इजिप्ट से हैं, रेत के एलिमेंटलिस्ट। इनमें से हर एक आदमी बिल्कुल अलग लेवल का हीरो है और अब एक नया एलिमेंटल हीरो पैदा हुआ है। घर में वापस धमाके के बाद किम अभी भी जमीन पर है, जबकि जीहान वहीं खड़ा है, चमकती हुई हरी गोली को पकड़े हुए। उसके पीछे आप दूसरे एलिमेंटलिस्ट के साए देख सकते हैं जो उसके बदले की यात्रा में दिखेंगे। जीहान की नई ताकत हवा पर कंट्रोल करना है। सीन गिल्ड की बिल्डिंग पर चला जाता है। जीहान पूरी तरह से उलझा हुआ है और पूछता है कि अभी क्या हुआ। सोफा पर बैठी किम सब कुछ समझाती है। जीहान पूछता है कि क्या उसने सच में एक एलिमेंटल से कॉन्ट्रैक्ट किया है। वह हाँ में सर हिलाती है और इसकी तस्दीक करती है। किम सिल्फ के बारे में और बताती है, कहती है कि यह रूह हवा की ताकत को कंट्रोल करती है। वह बताती है कि सिल्फ का उसकी मरहूम मां के साथ कॉन्ट्रैक्ट था, इसलिए वह सोचती है कि इसने जीहान को क्यों चुना। वह हिचकिचाता है और कहता है कि वह यह नहीं मान सकता। वह पूछता है कि क्या इस डील को तोड़ने का कोई तरीका है। किम बुरी खबर देती है, यह नामुमकिन है। एक बार सिल्फ किसी मास्टर को चुन ले तो यह रिश्ता तोड़ा नहीं जा सकता। वह बताती है कि कॉन्ट्रैक्ट तोड़ने का एक ही तरीका है, अगर मास्टर मर जाए। जीहान पूरे शौक में वहीं खड़ा रह जाता है। जीहान पूरी तरह से घबराया हुआ महसूस करता है और पूछता है कि उसे आगे क्या करना चाहिए। किम अपने पैर क्रॉस करती है, उसे छेड़ने वाली मुस्कान देती है और खड़ी हो जाती है। वह उसे एपिक में ऑफिशियली शामिल होने पर बधाई देती है और आमतौर पर पूछती है कि क्या उसने किसी और गिल्ड को देखा भी था। प्रोटैगनिस्ट उसे सीधे बताता है कि उसने कभी किसी और के बारे में सोचा ही नहीं, वह सिर्फ एपिक में शामिल होना चाहता था। यह सुनकर किम शर्म से लाल हो जाती है और कहती है कि उसकी सोच बहुत अच्छी है। किम मुस्कुराती है और उसे सिल्फ की ताकतों में महारत हासिल करने में मदद करने का वादा करती है। किम हैरान है क्योंकि प्रोटैगनिस्ट बहुत उत्सुक है। वह कहता है कि वह अपनी नई ताकतों को तुरंत टेस्ट करना चाहता है। जोश में वह अपने हाथ में एक हरी गोली बनाता है और ऐलान करता है कि अब एमए में जाने का वक्त है। इस शब्द का मतलब है खास जगह जो मॉन्स्टर्स से भरी है। आप पीछे एक नीला गुंबद देख सकते हैं। यह जगह 5 से 1 तक रैंक की है और अंदर के मॉन्स्टर्स रैंक लेवल के हिसाब से होते हैं। किम और प्रोटैगनिस्ट उसकी ताकत को ट्रेन करने और एक्सप्लोर करने के लिए निकलते हैं। अपनी तलवार पकड़े और ऊपर देखते हुए प्रोटैगनिस्ट ऐलान करता है कि वह बुजिन में रैंक 5 वाले एरिया में जा रहे हैं। जीहान अपने हैक्स पर भरोसा करता है और कहता है कि यह जगह उसकी ताकतों को टेस्ट करने के लिए बिल्कुल सही है। किम आसपास देखते हुए काफी घबराई हुई लगती है। वह पूछता है कि क्या उसे कुछ परेशान कर रहा है। वह शर्माते हुए मानती है कि उसने पहले कभी एमए में ट्रेनिंग नहीं की है और उसे डर लग रहा है। जीहान हैरान है और पूछता है कि उसने यह बात चुप क्यों रखी। किम मानती है कि एक गिल्ड लीडर होने के नाते यह बताना थोड़ा शर्मिंदगी वाला है। जैसे ही वह मॉन्स्टर जोन में घुसते हैं, प्रोटैगनिस्ट फैसला करता है कि इस बार वह आगे रहेगा। अपनी तलवार हाथ में और किम अपना स्टाफ पकड़े हुए वह एरिया में और अंदर जाते हैं। उन्हें हीरोज और मॉन्स्टर्स के बीच हुई पिछली लड़ाइयों के मलबे से गुजरना पड़ता है। जीहान किम से एरिया में खतरों को स्कैन करने के लिए कहता है। वह उसे एक सेकंड देने को कहती है। किम रडार चेक करती है और बताती है कि यहाँ का मॉन्स्टर एक कॉकेट्राइस है। वह समझाती है कि वह इस एरिया में घोंसला बना रहा था। लगता है 2 हफ्ते पहले एक ट्रक पलट गया था और उसके बच्चे हर जगह बिखर गए थे। जीहान अपनी तलवार निकालता है और कहता है कि यह चीजें उसकी नई ताकतों के लिए बिल्कुल सही निशाने हैं। गिरे हुए इमारतों और तबाही से घिरा हुआ माहौल पूरी तरह बदल जाता है। यह एक जंग का इलाका है, एक ऐसी जगह जहां खून बहता है और डर छा जाता है। यह महसूस करते हुए कि वह अकेले हैं, जीहान कहता है कि क्योंकि वह सिर्फ 2 लोग हैं, उसे टैंक और डैमेज डीलर दोनों का काम करना होगा। किम को लगता है कि एरिया में कुछ गड़बड़ है। वह चलते रहते हैं जब तक उसे पास के पार्किंग लॉट में कोई हरकत महसूस नहीं होती। एक कॉकेट्रीज एक कार के पीछे दिखता है जो अपना दोपहर का खाना खा रहा है। मॉन्स्टर उन्हें देखता है लेकिन अपना खाना नहीं गिराता। इसके बजाय वह अपने पंख पूरे खोल देता है। किम और जीहान दोनों को उस क्रीचर से एक बहुत बड़ा दबाव महसूस होता है। वह आगे जो भी आने वाला है उसके लिए तैयार हो जाते हैं। जीहान जल्दी से किम को अपनी पीठ बचाने को कहता है जबकि वह मॉन्स्टर से सीधे लड़ता है। क्रीचर एक कदम बढ़ाता है और उसके भारी वजन से जमीन कांप जाती है। वह उन पर हमला करता है, एक बड़ा पंजा उठाता है मारने के लिए, अपनी डरावनी ताकत दिखाते हुए। जीहान अपनी तलवार ठीक वक्त पर उठाता है हमले को रोकने के लिए। वह मुस्कुराता है क्योंकि उसे एहसास होता है कि वह अब पहले जैसा कमजोर आदमी नहीं रहा। अभी भी हमले को रोके हुए जीहान किम को चिल्लाता है। उसके पीछे खड़ी वह एक शक्तिशाली स्पेल कास्ट करना शुरू करती है। उसकी आंखें चमकती हैं जब वह एक हमला करती है जिसे विंड एरो कहते हैं। वह तीर जीहान और कॉकेट्रीज दोनों से टकराता है, उन्हें अलग कर देता है और पूरे एरिया को हिला देता है। मॉन्स्टर जमीन पर गिरता है, उसके नीचे की जमीन फट जाती है। यह सच में किम की जबरदस्त ताकत दिखाता है। जीहान ठीक होता है और उसके जबरदस्त निशाने की तारीफ करता है। वह मुस्कुराती है और बताती है कि वह जैसी भी दिखती है उसने अपनी अकेडमी में पहला स्थान हासिल किया था। वह बातों में उलझ जाते हैं और लगभग कॉकेट्रीसिस के एक झुंड को आते हुए नहीं देख पाते। किम उन्हें पहले महसूस करती है और चेतावनी देते हुए चिल्लाती है कि 3 पक्षी पीछे से हमला कर रहे हैं। वह घूम जाता है और उसकी हरी आंख फिर से चमकती है जब उसकी ताकत एक्टिवेट होती है। आने वाले मॉन्स्टर्स उसकी ताकत की चमकती हरी रेखाओं में फंस जाते हैं। उनके सरों के ऊपर एक खतरे का सिग्नल चमकता है। प्रोटैगनिस्ट खतरों को देखता है और अपनी स्किल का नाम बोलता है, सैम्पलिंग। फिर
वह सिस्टम से बचने के तरीकों का हिसाब लगाने को कहता है। एक विंडो खुलती है, यह दिखाती है कि अगर वह जमीन पर गिरता है तो बचने की कितनी संभावना है। जैसे ही मॉन्स्टर उस पर सीधा हमला करता है, उसे एक, वह सिर्फ झुक जाता है। विंडो तस्दीक करती है कि सफलता की दर 82% थी। अपने हाथ को देखते हुए वह तुरंत पहले जैसी हरी गोली बनाना शुरू कर देता है। उसकी नई स्किल का नाम हेस्ट है। एक पल में एरिया के सभी पक्षी मार दिए जाते हैं। वह उन सबके बीच से बिना किसी खरोंच के गुजर गया, मॉन्स्टर के सरों को जमीन पर ट्रॉफीज के रूप में छोड़ते हुए। अपनी तलवार उठाए हुए वह पीछे मुड़कर देखता है कि उसकी नई ताकतें असल में क्या कर सकती हैं। किम, जो उसने अभी देखा, उससे पूरी तरह हैरान है। वह कहती है कि उसने सिल्फ की ताकतों का बिल्कुल सही इस्तेमाल किया। वह बताती है कि उसे ये स्किल्स मिले हुए अभी एक दिन भी नहीं हुआ है और सोचती है कि यह कैसे मुमकिन है। जब वह वहीं एक जबरदस्त पोज में खड़ा है, किम पूछती है कि क्या वह कोई जीनियस है। प्रोटैगनिस्ट अपनी तलवार वापस रखता है और किम को बुलाता है। वह लूट के लिए कुछ पंख उठाता है और उसे बताता है कि अब वह लगातार फार्म करेंगे, लेकिन जब वह झुका हुआ है, वह सोचता है कि यह उसकी ताकतों को टेस्ट करने का एक अच्छा तरीका है। अचानक उसकी स्किल फिर से एक्टिवेट होती है। उसे एहसास होता है कि अभी भी कुछ गड़बड़ है। वह घूमता है और किम को तुरंत अपने पीछे देखने के लिए चिल्लाता है। एक और मॉन्स्टर उसके बिल्कुल पीछे दिखता है, लेकिन यह दूसरों से बहुत बड़ा है। टेंशन बहुत बढ़ जाती है। वह क्रीचर सीधा किम पर एक शक्तिशाली हमला करता है। हमले की आवाज पूरे एरिया में गूंजती है। वह उसे ठीक वक्त पर पकड़ लेता है, इससे पहले कि वह कुचल जाए। किम को अपनी बाहों में पक्षी के पीछे महफूज रखते हुए प्रोटैगनिस्ट उससे पूछता है कि क्या वह ठीक है। वह तस्दीक करती है कि वह ठीक है। दोनों अपने हथियार तैयार करते हैं, सोच रहे हैं कि ये मॉन्स्टर यहाँ क्यों है। जिहान उसे ध्यान से देखता है और उसे एहसास होता है कि ये मॉन्स्टर एक म्यूटेंट है। उसकी आंखें फिर से हरी चमकती हैं जब उसकी स्किल एक बार फिर एक्टिवेट होती है। एक सिस्टम इंटरफेस चमकता है बचने की संभावना पर हिसाब लगाते हुए, जबकि म्यूटेंट पक्षी के ठीक ऊपर एक चमकता हुआ खतरे का निशान दिखता है। जिहान किम को बचाने के लिए आगे बढ़ता है और बेचैनी से उसे कहता है कि वह बीस्ट को सिर्फ 1 मिनट के लिए रोके। वह उलझी हुई है और पूछती है कि वह क्या प्लान कर रहा है, लेकिन वह पहले ही खतरे की तरफ दौड़ रहा है, जल्दी करने का वादा करते हुए। वह क्रीचर अपने पंजों को अजीब एनर्जी से ताकत देता है। वह सीधा उस पर हमला करता है, चोंच खोले और पंख पूरे फैलाए हुए। जैसे ही वह जानलेवा पंजे नीचे आते हैं, जिहान अपनी तलवार पकड़ता है और एक तरफ हो जाता है। किम को हमला करने का सिग्नल चिल्लाता है। पीछे से किम अपना जादू छोड़ती है। वह उसे धीमी हवा से मारती है। स्पेल काम करता है, मॉन्स्टर को इतनी देर तक बांध कर देता है जब तक जिहान उसके पास नहीं पहुंच जाता। पक्षी उस पर झपटता है, मारने की कोशिश करता है, लेकिन जादू उसे इतना धीमा कर देता है कि वह लग नहीं पाता। जिहान ऊपर से नीचे गिरता है, अपनी तलवार का इस्तेमाल करके क्रीचर को जमीन में गाड़ देता है, लेकिन बांधने वाला स्पेल टूटने लगता है। जैसे ही वह मारने जाता है, जादू पूरी तरह से टूट जाता है। पक्षी तुरंत आजाद हो जाता है, खुद को बचाने के लिए तेजी से रिएक्ट करता है। यह एक टक्कर है। पक्षी अपनी चोंच खोलता है काटने के लिए और जिहान अपनी तलवार घुमाता है। उस पल में उसकी पुरानी टीम की गालियां उसके दिमाग में गूंजती हैं, खासकर वह हिस्सा जिसमें उसे बेकार कहा गया था। स्नैप! मॉन्स्टर की चोंच उस पर जोर से बंद हो जाती है। खाली हवा। विजुअल इंटरफेस हरे से एक गुस्से वाले लाल रंग में बदल जाता है। जिहान विंड कटर एक्टिवेट करता है। एक पल में पक्षी कई टुकड़ों में कट जाता है। जिहान धीरे से जमीन पर वापस आता है जब नजारा बदलता है। कैमरा एंगल पास खड़े दो पैरों पर चला जाता है। हम ऊपर देखते हैं तो एक तगड़ा आदमी दिखता है जो चमकती हवाईयन शर्ट पहने हुए है। वह सच में प्रभावित लगता है। वह कहता है कि उसे बिल्कुल भी नहीं पता था कि कोई और एलिमेंटलिस्ट भी यहाँ घूम रहा है। ये है दोहा यून, कोरियन अर्थ एलिमेंटलिस्ट। सीन एक बिल्कुल अलग जगह पर चला जाता है। एक बर्बाद शहर जो मलबे और उदासी से भरा है। हवा मलबे में से चीखती है जब एक इमारत धूल में गिर जाती है। अचानक जमीन फट जाती है। एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर जिसकी आंखें लाल चमक रही हैं, बाहर निकलता है। उसके पीछे आर्मर्ड कीड़ों का एक झुंड। दोहा लड़ाई में कूद जाता है, क्रीचर्स को छेड़ता है कि आओ मुझे पकड़ो। वह एक बहुत बड़ा नीला एनर्जी ब्लास्ट छोड़ता है, अपनी प्रोवोक स्किल एक्टिवेट करता है और एक कीड़े को तभी मारता है जब वह जमीन में घुसने की कोशिश करता है। ब्लास्ट निशाने पर लगता है जिससे एक जोर का धमाका होता है जो एरिया को हिला देता है, लेकिन सीधा लगने के बाद भी वह बड़ा आदमी कीड़े को दबाए रखने में मुश्किल महसूस कर रहा है। वह अपने कंधे पर पीछे देखता है और किम को जल्दी करने और हमला करने के लिए चिल्लाता है क्योंकि उसकी पकड़ तेजी से ढीली हो रही है। सायन लिम अपनी लड़ाई की पोजीशन में आती है। मसल हेड को बीस्ट से लड़ते हुए देखते हुए वह ऐलान करती है कि उसे बिल्कुल पता है क्या करना है। वह निशाने पर लॉक करती है और अपना स्पेल चेन ऑफ थंडर छोड़ती है। कीड़ों के झुंड में एक बहुत बड़ा बिजली का झटका लगता है जिससे वह सब एक साथ दर्द से तड़पते हैं। किम उन्हें संतुष्टि से देखती है जब क्रीचर्स तड़पते हैं और फिर अचानक छोटे टुकड़ों में फट जाते हैं। जब धूल बैठ जाती है, हवा अभी भी स्टैटिक बिजली से भरपूर है। वह अपना स्टाफ पकड़ती है और शेखी बघाड़ना शुरू करती है। वह कहती है कि उसे सच में यकीन नहीं होता कि टीम इतने कमजोर क्रीचर्स से डर रही थी। वह तगड़ा आदमी प्रभावित नहीं होता। वह उसे अगले बार निशाना ठीक रखने की चेतावनी देता है क्योंकि उसने उसे मॉन्स्टर्स के साथ लगभग भून दिया था। वह जवाब देती है, उसे रोना बंद करने और थोड़ा वजन कम करने को कहती है। वह अपनी आंखें घुमाता है, कहता है जो भी हो, और उसे चलने को कहता है, लेकिन इससे पहले कि वह जा सके, एक बचा हुआ कीड़ा बाहर निकलता है और उसे पकड़ लेता है। वह घबरा जाती है। वह किसी को उसे कवर करने के लिए चिल्लाती है। अपनी आदत से वह जीहान को हमले से बचाने के लिए देखती है। फिर उसे कड़वी हकीकत का एहसास होता है। जीहान अब गिल्ड में नहीं है। उसकी पीठ बचाने के लिए कोई नहीं है। जैसे ही डर छा जाता है, कोई आसमान चीरते हुए आता है और बचे हुए कीड़े पर एक जबरदस्त वार करता है। सियान लिम हैरान है। जब धूल साफ होती है, हम देखते हैं कि वह गट्स था, लाल बालों वाला योद्धा जिसने उसे बचाया। वह एक जबरदस्त पोज बनाता है, अपनी तलवार पर ऐसे झुकता है जैसे कुछ हुआ ही ना हो। सियान लिम उसका नाम लेती है, चैन की सांस लेती है कि वह अभी जिंदा है। कैमरा लड़ाई के मैदान पर घूमता है, जो अब केरोस गिल्ड द्वारा मारे गए कीड़ों की लाशों से भरा है। सियन लिम और टैंक एक नीची दीवार से टेक लगाए सांस लेने की कोशिश कर रहे हैं। वह शिकायत करती है कि टैंक दीवार में फंस गया है और उसे हिला नहीं पा रही, कि वह पूरी तरह से थक चुकी है। वह बड़ा आदमी गुस्से में कहता है कि ये मॉन्स्टर्स अलग लग रहे थे, लगभग जैसे वह ताकतवर म्यूटेंट्स थे। सियन लिम बिल्कुल सहमत नहीं होती। वह जोर देती है कि वह म्यूटेंट्स या कुछ खास नहीं थे, सिर्फ बेकार मॉब्स थे। अचानक गट्स उनके सामने आता है और बहाने को बंद कर देता है। वह कहता है कि उनमें कुछ भी अजीब नहीं था, वह सिर्फ बड़े कीड़े थे और कुछ नहीं। पूरे गुस्से में अपनी मुट्ठियां भींचते हुए गट्स एक सफाई मांगता है। वह गुस्से में दीवार पर मुक्का मारता है और मुश्किल सवाल पूछता है, उन्हें इतने मामूली दुश्मनों को हराने में इतनी मुश्किल क्यों हुई। वह बड़ा आदमी और सियन लिम हकला रहे हैं, अपनी परफॉर्मेंस के लिए बहाना बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अचानक पीछे एक साया दिखता है। वह घूमते हैं और भी ज्यादा डरे हुए लगते हैं। यह मियां ली है। वह सर से पांव तक खून से
लथपथ है, ऐसे लग रही है जैसे अभी अभी किसी हॉरर मूवी से निकली हो, अपनी खंजर पकड़े और उन्हें घूरते हुए। एक खूनी नजरों के साथ वह ठंडे तरीके से ऐलान करती है कि डिस्ट्रिक्ट 2 साफ कर दिया गया है। गट्स घूमता है और उसका नाम चिल्लाता है। वह उसे याद दिलाता है कि उसने खास तौर पर उसे ज्यादा न करने को कहा था। उसकी पेशानी पर नसें उभर रही हैं जब वह उसे सख्ती से चेतावनी देता है कि अगर अब वह मुश्किल में पड़ती है तो उसे बचाने के लिए कोई नहीं है। वह उसे वापस घूरती है और गुस्से में कहती है कि उसे हालात पता है और उसे लेक्चर की जरूरत नहीं है। टैंक जिहान का नाम बड़बड़ाते हुए सोचता है कि वह आदमी कहाँ गया जब से उसे निकाल दिया गया है, किसी ने उसे देखा नहीं। इसी वजह से यह गट्स को गुस्सा दिला देता है। वह गुस्से में अपने हाथ ऊपर उठाता है और उन्हें आलसी होना बंद करने को कहता है। वह चिल्लाते हुए चला जाता है, पीछे इशारा करते हुए कि जिहान सिर्फ बेकार था और अगले एपिसोड में वह उसके बिना ज्यादा अच्छे हैं। स्क्वाड सीन खंडहरों में चला जाता है। प्रोटैगनिस्ट वहीं खड़ा है, अपनी ताकत बढ़ाते हुए जबरदस्त एनर्जी निकाल रहा है। पीछे किम सच में कांप रही है। वह उससे निकलने वाली ऑरा को हैरानी से देख रही है। अपने दिमाग में वह घबरा रही है क्योंकि जी हान ने अभी अभी एक म्यूटेंट मॉन्स्टर को अकेला हरा दिया। वह सोचती है कि वह किस तरह का मॉन्स्टर है। वह अपनी नई ताकतों पर बहुत कॉन्फिडेंट लगता है, उस खास चमकती हरी आंख के साथ होराइजन को देखते हुए। इस बीच कोई उन्हें दूर से देख रहा है। एक अजनबी बैकपैक के साथ जिहान और किम की तरफ चल रहा है। अजनबी सवाल करता है कि क्या उन दोनों ने सच में एक म्यूटेंट को अकेला मार दिया। वह एक बुरी मुस्कान देता है, सोचता है कि यह उसका खुशकिस्मत दिन होना चाहिए। किम कटे हुए मॉन्स्टर के टुकड़े देखकर जिहान के पास दौड़ती है और पूछती है कि क्या उसे चोट लगी है। इससे पहले कि वह जवाब दे, जिहान सीधा जमीन पर गिर जाता है। किम घबरा जाती है और उसे पकड़ने के लिए कूदती है, इससे पहले कि वह जमीन पर गिरे। वह अपना स्टाफ एक तरफ फेंक देती है और उसे अपनी बाहों में उठा लेती है। वह उससे कुछ कहने की मिन्नत करती है, डर रही है कि वह मर जाएगा और उसे इस खतरनाक जगह में अकेला छोड़ जाएगा। वह उसका नाम चिल्लाती है, बहुत चिंतित लग रही है। अचानक जिहान अपनी आंखें खोलता है। एक डरावनी मुस्कान और बेजान आंखों के साथ वह फुसफुसाता है कि उन्हें अभी भी लगातार फार्मिंग पर वापस जाना है। किम तुरंत चिंतित से घिन में बदल जाती है। उसे एहसास होता है कि वह ठीक है, बस जुनूनी है। वह उसे सख्त जमीन पर पटक देती है, इस बात से नाराज है कि उसने सच में सोचा था कि उसे चोट लगी है। जब वह जमीन पर आराम कर रहे हैं, किम एक साफ बात बताती है, यह मांस का पहाड़ है, सिर्फ 2 लोगों के लिए वापस ले जाना बहुत ज्यादा है। जिहान सर हिलाता है और मानता है कि वह सही है। अचानक वह आदमी जिसे हमने पहले छुपते हुए देखा था, उनके पीछे से बाहर आता है। वह बीच में बोलता है, कहता है कि वह इस प्रॉब्लम को संभाल सकता है। वह अपने स्की गॉगल्स उतारता है और किम और प्रोटैगनिस्ट को दोस्ती भरी नमस्ते करता है। अपनी आंखें एनिमे कैरेक्टर की तरह बंद रखते हुए वह अपना परिचय देता है। उसका नाम ऐसे ईएम जांग है, लेकिन उसे सशिमी के नाम से जाना जाता है। वह दावा करता है कि वह एक प्रोफेशनल मॉन्स्टर क्लीनअप सर्विस चलाता है। किम उलझी हुई लगती है, उसे पता ही नहीं था कि ऐसी नौकरी भी होती है। जिहान उसे बताता है। वह समझाता है कि यह लोग प्रोज हैं जो मॉन्स्टर लूट को काटने और ले जाने में माहिर हैं, लेकिन जिहान मासूम नहीं है। वह साशिमी से सीधे पूछता है, एक क्लीनर एक खतरनाक एमेजोन के अंदर क्या कर रहा है। साशिमी के पास जवाब तैयार है। वह कहता है कि उसकी कंपनी एक स्टार्टअप है, इसलिए उसे बड़े लोगों से ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है मुनाफा कमाने के लिए। वह पूछता है कि क्या वह उनके लिए सभी कॉकेटरीज के बचे हुए हिस्सों का ख्याल रख सकता है। किम को राहत मिलती है। वह बस करुष है कि कोई सही वक्त पर आया है भारी काम करने के लिए, लेकिन जिहान चुप रहता है। उसे शक है, इस आदमी के बारे में कुछ ठीक नहीं लग रहा। साशिमी अपने बैग से टेक लगाए हाँ या ना का इंतजार कर रहा है, इस बात से अनजान कि जिहान उसे पहले ही शकी समझ रहा है। साशिमी दस्ताने पहनता है और कहता है कि उसे पहले माल की जांच करनी होगी। वह मरे हुए मॉन्स्टर्स को छूता है और सीटी बजाता है। वह कहता है कि क्वालिटी बहुत अच्छी है, कट साफ और ठीक है। वह उन्हें बताता है कि इस लेवल की क्वालिटी के साथ वह ये चीजें बहुत अच्छे दाम पे बेच सकते हैं। किम खुशी से झूम रही है। वह सपने देखना शुरू करती है, दाई थी उस पैसे से एक बड़ी जगह में जाने के। साशिमी एक बुरी मुस्कान देता है जो वह नहीं देख पाती। वह उन्हें बताता है कि वह मांस से मिले पैसे रख सकते हैं, लेकिन जब वह बात कर रहा है, वह चुपचाप अपना हाथ म्यूटेंट द्वारा छोड़ दिए गए एक चमकते हुए बैंगनी पत्थर पर फिसलता है। वह उसे पकड़ लेता है, सोचता है कि वह चालाक है। वह उन्हें बचा हुआ देने का प्लान बनाता है, जबकि वह असली इनाम चुरा लेगा। नरेटर बताता है कि वह पत्थर क्या है। यह एक माना क्रिस्टल है। ये चीजें सिर्फ म्यूटेंट से मिलती हैं और ये सच में बहुत कीमती होती है। लेकिन इससे पहले कि वह उसे जेब में रख सके, अजीब चीजें होने लगती हैं। कई पत्थर साशिमी के आसपास हवा में तैरने और बनने लगते हैं। वह घबराहट में आसपास देखता है, सोचता है कि यह क्या हो रहा है। किम और प्रोटैगनिस्ट लड़ाई की पोजीशन में आते हैं। जो हो रहा है उससे पूरी तरह उलझे हुए हैं। इस बीच साशिमी तैरते हुए पत्थरों से पूरी तरह बंधा हुआ है। वह मदद के लिए चिल्लाना शुरू करता है। माना क्रिस्टल अभी देने की पेशकश करता है अगर वह उसे जाने दे। घबराहट छा जाती है जब साशिमी एक आवाज सुनता है जो कहती है कि इसलिए वह धोखेबाजों से नफरत करता है। आवाज पूछती है कि क्या उसे पता है कि चोरी करना गलत है। किम और जिहान हैरानी से देखते हैं जब नया आदमी आगे बढ़ता है। यह वह तगड़ा आदमी है हवाईयन शर्ट में। वह साशिमी की तरफ चलता है, अपने बालों में हाथ फेरते हुए नसें उभर रही हैं और शांति से कहता है कि क्रिस्टल उसका है। किम आगे बढ़ती है और पूछती है कि क्या वह डाइस गिल्ड से डोहा है, दुनिया का नंबर 1 हीरो। वह पूछती है कि उस जैसा आदमी ऐसी जगह में क्या कर रहा है। जिहान प्रभावित नहीं होता। वह माना क्रिस्टल को जोर से पकड़ता है और गुस्से में कहता है कि ये चीज एपिक की है, दोहा की नहीं। वह पूछता है कि क्या रैंक एक हीरो सच में उन्हें लूटने का प्लान कर रहा है। दोहा जवाब देता है कि एसोसिएशन ने उसे खास तौर पर यहाँ म्यूटेंट को मारने और क्रिस्टल वापस लेने के लिए भेजा है। दोनों आदमी एक दूसरे को घूरते हैं। जिहान की आंखें फिर से हरी चमकने लगती हैं। वह पूछता है कि उसे एसोसिएशन के ऑर्डर्स की परवाह क्यों करनी चाहिए। उसकी एबिलिटी एक्टिवेट होती है। विंडोज खुलती है दोहा के खिलाफ उसके जीतने के चांसेस का हिसाब लगाने के लिए। दोहा अपने हाथ पीछे रखता है और लंबी सांस लेता है। वह कहता है कि जिहान ने उसे गलत समझा। जिहान पलक झपकता है और वह आदमी नजर से गायब हो जाता है। तुरंत दोहा प्रोटैगनिस्ट के पीछे फिर से दिखता है। वह फुसफुसाता है कि यह सवाल नहीं था, यह एक ऑर्डर था। जिहान के चेहरे पर थप्पड़ लगता है। वह सोचता है कि दोहा इतनी तेजी से कैसे चला गया। रिएक्ट करने के लिए बिल्कुल वक्त नहीं मिलता। जिहान खुद को घेरा हुआ पाता है। उसे एहसास होता है कि उसका चेहरा अब जमीन चूमने वाला है। फ्लिप फ्लॉप्स वाला आदमी जिहान का सर जमीन में और जोर से दबाता है, दोहराता है कि वह इजाजत नहीं मांग रहा था। प्रोटैगनिस्ट ऐसे चेहरे से ऊपर देखता है जो कहता है वह लड़ना चाहता है। दोहा नीचे देखता है और जिहान को अपना नया एलिमेंटलिस्ट कहता है। फिर वह जिहान का सर जमीन में गाड़ देता है। साशिमी डर से देखता है। वह सोचता है कि दुनिया के सभी हीरोज में से उन्हें सबसे बुरे वाले से ही मिलना था। नरेटर बताने आता है कि यह आदमी कौन है। यह दोहा है, डाइस गिल्ड का मालिक और देश के टॉप 5 हीरोज में से एक। वह एक अर्थ एलिमेंटलिस्ट है। वो अकेला है जिसके पास ये खास ताकत है। वो असल में डिवाइन ताकतों वाला हीरो है।
किम अपना स्टाफ उठाती है और जिहान को हटने के लिए चिल्लाती है, लेकिन दोहा उसे तुरंत चेतावनी देता है। वह उसे कहता है कि इस लड़ाई से दूर रहना ज्यादा समझदारी होगी। वह आगे कहता है कि एक गलत हरकत और जिहान किंग ऑफ द हिल से कुचला हुआ कीड़ा बन जाएगा। किम को एहसास होता है कि वह यहाँ बेचारी है। वह मुंह बनाती है, यह जानते हुए कि वह झूठ नहीं बोल रहा। जिहान इस बेइज्जती से पूरी तरह गुस्से में अपने हाथ जमीन पर पटकता है। जिहान उसे घूरता है और पूछता है कि क्या वह सच में सोचता है कि वह उसे मार सकता है। प्रोटैगनिस्ट पूरी तरह से गुस्से में है। वह चिल्लाता है कि दोहा ही यहाँ मरने वाला है। जिहान अपनी विंड बॉम्ब एबिलिटी एक्टिवेट करता है और दोहा को पीछे धकेल देता है। दोहा वार को रोकने में कामयाब होता है, लेकिन ताकत फिर भी उसे उड़ा देती है। जब उसे जमीन पर घसीटा जाता है, वह सोचता है कि यह क्या हुआ। उसे पूरा यकीन था कि उसने अभी एक सेकंड पहले प्रोटैगनिस्ट की खोपड़ी को जमीन में कुचल दिया था। दोहा को एहसास होता है कि इस लड़के के पास हमेशा कोई ना कोई चाल होती है। जिहान खड़ा होने लगता है, थोड़ा खराब लग रहा है। दोहा समझ जाता है कि वह हमले से कैसे बचा। जिहान ने आखिरी सेकंड में अपने एलिमेंटल को बुलाया था वॉर को झेलने के लिए। सिर्फ यही नहीं, उसने रूह को छुपा दिया था ताकि सरप्राइज काउंटर अटैक की तैयारी कर सके। प्रोटैगनिस्ट एंटागनिस्ट घायल है, लेकिन वह अभी भी खड़ा है। दोहा हंसता है और उसे एक मजेदार आदमी कहता है। अचानक जिहान की एबिलिटी फिर से एक्टिवेट होती है। एक विंडो खुलती है इस लड़ाई को जारी रखने के चांसेस का हिसाब लगाने के लिए। नतीजा डरावना है, मरने की संभावना 95%। दोहा को देखते हुए प्रोटैगनिस्ट को कड़वी सच्चाई का एहसास होता है। उसने अपनी सारी माना उस आखिरी हमले में लगा दी थी और दोहा को एक खरोंच भी नहीं आई। जिहान मान लेता है कि रैंक एक हीरोज बाकी सबसे बिल्कुल अलग लेवल पर हैं। दोहा खुद को साफ करता है और खड़ा हो जाता है। जिहान जानता है कि वह अभी यह नहीं जीत सकता। फ्लिप फ्लॉप में वह तगड़ा आदमी जमीन पर पैर पटकता है और अपने नए रुकी को बुलाता है। वह कहता है कि स्कोर एक एक हिट है और पूछता है कि राउंड 2 कौन शुरू करना चाहता है। हमला करने के बजाय जिहान माना क्रिस्टल सीधा दोहा की तरफ फेंक देता है। वह उसे कहता है कि उसने लड़ाई जीत ली और इनाम रख सकता है। दोहा उसे पकड़ लेता है, लेकिन इस रवैये पर गुस्से में लगता है। वह पूछता है कि क्या लड़का सच में सोचता है कि वह ऐसे ही हार मान सकता है। प्रोटैगनिस्ट जवाब देता है कि क्रिस्टल वही था जो दोहा चाहता था। वह कहता है कि उसकी उससे लड़ने की बिल्कुल भी नियत नहीं है। फिर जिहान अपना ट्रम्प कार्ड चलता है। वह हीरो लॉ के आर्टिकल 38 सेक्शन 9 का हवाला देता है। यह कहता है कि दोहा उसकी हार को कानूनी तौर पर मानने के लिए मजबूर है। दोहा नाराज हो जाता है और शिकायत करता है कि चीजें अभी अच्छी हो रही थीं। अचानक एक जोर की आवाज टक्कर को रोक देती है। दोहा पीछे देखता है और कहता है कि कोई बिल्कुल सही वक्त पर आया है। 2 हेलीकॉप्टर्स आसमान में दिखते हैं। क्रिस्टल पकड़े हुए दोहा लंबी सांस लेता है और कहता है कि उसके गिल्ड के एक्स्ट्राज आखिरकार आ गए हैं। सिहा अपने एसेट्स के साथ उछलते हुए बताती है कि वह चॉपर्स हीरो एसोसिएशन के हैं। एक औरत हेलीकॉप्टर से बाहर झुककर मिस्टर यून पर चिल्लाती है, उसे फिर से अकेला घूमने के लिए डांटती है। फ्लिप फ्लॉप्स वाला आदमी माना क्रिस्टल दिखाता है और उसे बताता है कि उसे बस कुछ काम था। वह और कहता है कि वह पहले ही परेशान कर रही है। दोहा बच्चे को देखता है और उसे चेतावनी देता है कि अगली बार उसे बचाने वाला कोई नहीं होगा। वह उसका नाम पूछता है। प्रोटैगनिस्ट जवाब देता है, जिहान यू, एपिक गिल्ड का सदस्य। दोहा गिल्ड का नाम पूरे ताने के साथ दोहराता है। फिर दोहा कुछ सलाह देता है। वह उन्हें रैंक 4 से आगे बढ़ने और एग्जाम में सफल होने के लिए कहता है। प्रोटैगनिस्ट को देखते हुए वह कहता है कि वह उसे सच में रिकमेंड कर सकता है। जिहान उलझा हुआ है और पूछता है क्यों। दोहा बस कहता है, क्योंकि मैं चाहता हूं और बस यही है। हेलीकॉप्टर उड़ जाते हैं और इलाके से चले जाते हैं। चॉपर के अंदर दोहा अपनी असिस्टेंट से पूछता है कि क्या उसने उसे सुना। वह उसे एयरबैग्स वाली वाइफू और प्रोटैगनिस्ट के लिए रिकमेंडेशन डालने के लिए कहता है। असिस्टेंट बहस करती है। वह बताती है कि एग्जाम 2 दिन में है और वह ऐसे ही किसी को रिकमेंड नहीं कर सकती। वह और कहती है कि उनका गिल्ड अभी तक सही फॉर्मेशन प्रोसेस से गुजरा भी नहीं है। फिर वह रुक जाती है। वह दोहा के हाथ पर एक जख्म देखती है। वह सोचती है कि आखिर उसे चोट कैसे लगी। दोहा बस मुस्कुराता है और कहता है कि इसमें बहुत मजा आएगा। एपिक हेडक्वार्टर्स पर वापस साशिमी घुटनों पर है, अपनी जिंदगी की भीख मांग रहा है। डुओ उसे माफी बचाने और मार खाने के लिए तैयार रहने के लिए कहता है। साशिमी सिर्फ 1 मिनट समझाने के लिए मिन्नत करता है। वह बताता है कि उसने उन्हें रैंक 4 के एग्जाम के बारे में बात करते हुए सुना था। वह बताता है कि डेडलाइन 2 दिन में है और पूछता है कि क्या वह सच में सोचते हैं कि वह अपने मौजूदा इक्विपमेंट के साथ पास कर सकते हैं। वह उनके गियर की तरफ इशारा करता है और उसे कचरा कहता है। कहता है कि वह बुनियादी तौर पर फेल होने के लिए कह रहे हैं। साशिमी एक डील पेश करता है। वह उनके गियर को अपग्रेड करने की एक गुप्त जगह जानता है। वह कहता है कि अगर सीहा और जिहान संतुष्ट नहीं होते तो वह उसे बाद में मार सकते हैं। सीहाओ और जिहान एक दूसरे को देखते हैं। इस विचार पर गौर करते हुए वह उसे आखिरी बार भरोसा करने का फैसला करते हैं और उसे रास्ता दिखाने के लिए कहते हैं। सीन एक हथियार की दुकान पर बदलता है। साशिमी दरवाजा खोलता है जबकि दूसरे 2 उसके पीछे इंतजार करते हैं। वह घबराहट में आसपास देखता है और कहता है कि वहां कोई नहीं है। सीहा चिढ़ जाती है और क्लीनर से पूछती है कि क्या उसने उन्हें फिर से धोखा दिया। साशिमी कसम खाता है कि उसने नहीं किया। अचानक उनके बिल्कुल पीछे एक आवाज आती है जो पूछती है कि वह कौन है। रहस्यमयी व्यक्ति हंसता है और कहता है कि दुकान आज खुली नहीं है। फिर पूछता है कि वह क्या चाहते हैं। पीछे कोई साफ बात बताता है। वह आदमी पक्का एक ड्वार्फ ब्लैकस्मिथ है। नरेटर बताता है कि ड्वार्फ्स एक ऐसी जाति है जो फौज पर अपनी जबरदस्त स्किल्स के लिए मशहूर है। वह एस रैंक तलवारें बनाते हैं जो उन्हें हाई लेवल हीरोज के बीच बहुत लोकप्रिय बनाता है। सेहा उस छोटे आदमी को घूरती है। वह मानती है कि उसने अपनी जिंदगी में कभी असली ड्वार्फ नहीं देखा। जिहान सहमत है। वह घूमती है सुशीमा को धन्यवाद देने के लिए कि उसने सच में उन्हें एक सही कॉन्टैक्ट से मिलाया। लेकिन क्लीनर गायब हो गया। वह पहले ही जा चुका है। ब्लैकस्मिथ बुरा मान जाता है। वह जोर देता है कि वह ड्वार्फ नहीं है। वह इस विचार को बेकार कहता है। वह दावा करता है कि वह एक इंसान है जो अपनी पूरी जिंदगी कोरिया में रहा है। डियो यह जानकर पूरी तरह हैरान है कि वह कोरियन है। सेहा उस पर झूठ बोलने का इल्जाम लगाती है। वह कहती है कि आंखों वाला कोई भी बता सकता है कि वह ड्वार्फ है। जिहान शकी है और उसकी आईडी देखने की मांग करता है। स्मिथ पूछता है कि क्या वह कोई कॉमेडी डियो है, लेकिन वह अपना कार्ड देता है। यह साबित करता है कि कानूनी तौर पर वह ड्वार्फ नहीं है। लेकिन आईडी को ध्यान से देखते हुए दोनों को एहसास होता है कि वह सच बोल रहा है। जिहान आंखें छोटी करके पूछता है कि क्या वह सच में सिर्फ 27 साल का है, क्योंकि फोटो उस जैसी बिल्कुल नहीं लगती। वह मानते हैं कि आईडी नकली होनी चाहिए। जिहान सैया को पुलिस बुलाने के लिए कहता है। वह गुस्से में आ जाती है, यह महसूस करते हुए कि साशिमी ने शायद उन्हें फिर से धोखा दिया, और पुलिस बुलाने के लिए सहमत होती है। लेकिन ब्लैकस्मिथ ड्रामा को इग्नोर करता है। वह कुछ दिलचस्प देखता है और जिहान की तलवार 1 सेकंड के लिए देखने के लिए कहता है। जिहान पूछता है क्यों। स्मिथ तलवार पकड़ता है और उसकी जांच करता है। वह कहता है कि उसे बहुत वक्त हो गया है ऐसी खास खरोंचों वाली तलवार देखे हुए। वह ऊपर देखता है और अंदाजा लगाता है कि जिहान एक विंड एलिमेंटलिस्ट है। जिहान हैरान है और पूछता है कि उसे यह कैसे पता। स्मिथ कहता है कि कोई भी फर्स्ट क्लास ब्लैकस्मिथ हीरो की क्लास को उनके गियर को देखकर पहचान सकता है। वह और कहता है कि दुर्भाग्यवश यह मौजूदा तलवार कचरा है। यह एक एलिमेंटल शक्ति की तीव्रता को संभालने के लिए नहीं बनी थी। स्मिथ एक पल मांगता है। वह कहता है कि वह एक एलिमेंटल के लिए बिल्कुल सही हथियार बनाएगा। वह एक तलवार के साथ वापस आता है जिसे वह दावा करता है कि किसी भी तरह की शक्ति को झेल सकती है। जिहान हथियार लेता है। स्मिथ तलवार का नाम होयो नाम बताता है। सेहा सीधे सीधे कहती है कि यह तलवार के लिए एक बहुत बुरा नाम है। समय आगे बढ़ता है। एग्जाम का दिन पलक झपकते ही आ जाता है। कोई दरवाजे का हैंडल खोलता है। एयर
एयरबैग्स वाली वाइफू और प्रोटैगनिस्ट एग्जाम की जगह पर पहुंचते हैं। वहां बहुत भीड़ है। उसे भीड़ पर कमेंट करते हुए देखो। अपने दिमाग में जीहान सोचता है कि उसे रैंक 4 का एग्जाम दिए बहुत वक्त हो गया है, खासकर केरोस गिल्ड से निकाल दिए जाने के बाद। अचानक उसके पीछे कोई फुसफुसाता है, लूजर। जैसे ही जीहान गुजरता है, आसपास के लोग बातें करना शुरू कर देते हैं। वह कीरोस से उसके निकाल दिए जाने के बारे में बात करते हैं और यकीन नहीं कर पाते कि उसमें फिर से कोशिश करने की हिम्मत है। एक आदमी कहता है कि अगर वह उसकी जगह होते तो अब तक शर्म से हीरो बनना छोड़ चुके होते। सीजा झुककर फुसफुसाती है, पूछती है कि क्या भीड़ उसकी बुराई कर रही है। जीहान बस उसे इग्नोर करने के लिए कहता है। वह दोहा के बारे में सोचता है। वह दोहा के बारे में सोचता है और राहत की लहर महसूस करता है, क्योंकि यहाँ किसी को बुचोन में हुई अजीब घटनाओं के बारे में पता नहीं लगता। वह फोकस करने और अपना बेस्ट करने का फैसला करता है। अचानक एक आवाज जोर से गूंजती है, सबको चुप रहने का हुक्म देते हुए। वह आदमी चिल्लाता है कि वह बहुत ज्यादा शोर कर रहे हैं एक मामूली रैंक 4 का एग्जाम देने वाले लूजर्स के झुंड के लिए। वह कहता है कि अब रियलिटी चेक का समय है। वह रूम को स्कैन करता है और पुलिस को बुलाता है। सबको मामूली कहता है, यहाँ कोई खास नहीं है। वह सीधा जीहान के पास चलता है, उसके चेहरे के पास आता है और उसे कहता है कि वह स्टैंडर्ड के मुताबिक नहीं है। यह आदमी ह्यूनसिक बैंग है, जिसे सियोंग बैंग के नाम से भी जाना जाता है। जीहान की आंखें चमकने लगती हैं। अपने दिमाग में वह दोहा को गाली दे रहा है। चंग बैंग पूछता है कि क्या जीहान उससे सहमत है। एक सिस्टम विंडो खुलती है पास रेट कैलकुलेट करने के लिए। जीहान को एहसास होता है कि दोहा ने उसे फंसाया है। उसने उसे सिर्फ इसलिए रिकमेंड किया था ताकि वह फेल हो जाए। दोहा पर कट। वह आराम कर रहा है, एक कुकी खोल रहा है जब उसकी असिस्टेंट अंदर आती है। वह पुष्टि करती है कि उसने वह रिकमेंडेशंस भेज दी हैं जो उसने मांगी थी। वह प्रभावित है, तेजी से, लेकिन वह उलझी हुई लगती है। उसने कुछ अजीब पाया। वह डोहा से पूछती है कि आखिर उसने सियोन बैंग को इवैल्यूएटर क्यों चुना। एग्जाम में वापस अफरा तफरी मच जाती है। सियोन बैंग अरीना के बीच में खड़ा है, 3 एक्स्ट्रास का इंतजार कर रहा है उस पर हमला करने के लिए। वह उन्हें घूरता है। वह उन्हें लेक्चर देता है, कहता है कि वह बिना किसी स्ट्रैटेजी के या उसकी कमजोरी जाने बिना घुस गए। वह चिल्लाता है कि यह शो टाइम है। वह उन तीनों को आसानी से उड़ा देता है। वह उनका अपमान करता है, उन्हें एमेटर्स कहता है। 3 आदमी जमीन पर गिरते हैं और सायन बैंग अकेला है, खड़ा हुआ। एक विंडो घोषित करती है कि ग्रुप 12 डिस्क्वालीफाइड हो गया है। एक वन वे मिरर के पीछे 3 ऑब्जर्वर्स देख रहे हैं। उनमें से एक चिल्लाता है, डैम। कोई सवाल करता है कि क्या यह बहुत सख्त है। औरत चिंतित है कि इस तरह तो कोई पास नहीं होगा। फिर हमारे पास एक आदमी है जिसका दिमाग खराब है, नाम हान सियो किम, एक रैंक 4 इवैल्यूएटर। वह घमंडी बनता है, कहता है कि रैंक 5 हीरोज तो बुनियादी तौर पर सिर्फ आम लोग ही हैं। एक और इवैल्यूएटर शेन ओ सोचता है कि वह बॉसेस को क्या बताएंगे। आखिर में एक हुडेड आदमी उन्हें आखिरी ग्रुप पर फोकस करने के लिए कहता है। उसका नाम जॉन यू सील है। कोई कहता है कि उन्हें आखिरकार एपिक गिल्ड को एक्शन में देखने को मिलेगा। घमंडी आदमी सर हिलाता है। वह जानता है कि यह बच्चा वही है जिसे डोहा ने पर्सनली रिकमेंड किया था। वह बताता है कि ग्रुप में बाकी सब डाइस गिल्ड से हैं। सीहा और प्रोटैगनिस्ट एग्जाम रूम की तरफ चलते हैं। भीड़ में कोई फुसफुसाता है कि इन दोनों को अब एक सीरियस रियलिटी चेक मिलने वाला है। अपने हथियार पकड़े हुए वह आखिरकार अरीना में कदम रखते हैं। खराब दिमाग वाला इवैल्यूएटर कमेंट करता है कि प्रोटैगनिस्ट टफ लगता है, लेकिन उसकी लचीलेपन की कमी की आलोचना करता है। वह कहता है कि सियोंग बैंग किसी वजह से स्क्वाड लीडर है। अचानक सिस्टम इंटरफेस खुलता है। यह उनका रैंक 4 के एग्जाम में स्वागत करता है और नियम बताता है। उनके पास 5 मिनट हैं। पास होने के लिए उन्हें बस खुद को सफलता से बचाना है या इवैल्यूएटर को सरेंडर करवाना है। एयरबैग्स वाली वाइफू घबरा जाती है। वह पूछती है कि 2 रुकीज कैसे जिंदा रह सकते हैं, एक प्रो पर वॉर कर सकते हैं। सियोन बैंग अपनी तीव्र ऑरा फैलाता है। जीहान उसे एनालाइज करता है, सोचता है कि उस आदमी ने उन सब ग्रुप से अकेला कैसे लड़ाई की बिना एक भी खरोंच खाए। जीहान उसकी तरफ मुड़ता है और उसे कहता है कि उसे कवर करे, जैसे उसने अपने पिता के लिए किया था, जैसे उन्होंने एमे जोन में किया था। वह सर हिलाती है और सहमत होती है। जीहान अपने बफ्स एक्टिवेट करता है। वह उसे चेतावनी देता है कि यह लड़ाई मॉन्स्टर से कहीं ज्यादा मुश्किल होने वाली है। सिस्टम तुरंत शुरू होने की घोषणा करता है। सायोंग बैंग एक चीप शॉट मारता है। वह जीहान की छाती पर सीधा एक बेरहम किक मारता है। प्रोटैगनिस्ट मुश्किल से उसे सही वक्त पर रोक पाता है। जीहान शिकायत करता है कि बेल बजते ही हमला करना गलत है। अचानक एक धमाका अरीना को हिला देता है। उसे देखो मुश्किल में है। सियोंग बैंग उस पर हमला करता है, एक मुक्का निशाना बनाता है जो उसे फ्री डेंटल सर्जरी देने वाला है, लेकिन उसका मुक्का किसी सख्त चीज से टकराता है। यह उसका चेहरा नहीं है, यह एक बैरियर है। सियोंग बैंग उलझा हुआ है। वह सोचता है कि उसने इसे कैसे रोका। फिर वह एक तरफ देखता है और उसे एहसास होता है कि यह वह नहीं थी, यह जीहान था जो उसे दूर से बचा रहा था। जीहान जमीन पर है, लेकिन उसने बचाया। सियोंग बैंग मुस्कुराता है और मानता है कि डोहा की रिकमेंडेशन आखिरकार सिर्फ एक बुरा मजाक नहीं थी। बिना हिचकिचाए सियोंग बैंग जीहान की छाती पर फिर से पैर पटकता है। फिर वह दौड़ना शुरू करता है। वह अपनी लकड़ी की तलवार पकड़ता है और हमला करता है। जीहान जल्दी से खड़ा होता है और वह तेजी से वार पलटवार करना शुरू कर देते हैं। सियोंग बैंग उसे छेड़ता है। वह कहता है कि ताकत का अंतर बहुत बड़ा है। वह दावा करता है कि वह लकड़ी की डंडी से भी उन्हें कुचल सकता है। जीहान की आंख चमकने लगती है। वह जानता है कि उसे तुरंत दूरी बनानी होगी। वह विंड बॉम्ब ट्रिगर करता है और इवैल्यूएटर को पीछे धकेल देता है। चंगबांग सुरक्षित उतरने के लिए एक स्मूथ बैकफ्लिप करता है। वह अपनी जुबान से आवाज करता है और कहता है कि जीहान एक विंड मैजिक टाइप है जिससे डील करना बहुत परेशान करने वाला है। लेकिन जीहान पहले ही चल रहा है। वह अपनी ग्लायब होने की एबिलिटी ट्रिगर करता है और हस्ती का इस्तेमाल करके तुरंत सियांगबांग के बिल्कुल पीछे फिर से दिखता है। चांगबांग पीछे से हमले को तुरंत महसूस करता है। वापस ऑब्जर्वेशन रूम में कोई सवाल करता है कि उसे इवैल्यूएटर क्यों चुना गया, ये बताते हुए कि इससे पास होना लगभग नामुमकिन हो जाता है। असिस्टेंट सहमत होती है कि यह एपिक के लिए बुरी खबर है। डोहा इस चुनाव को समझाता है। वह कहता है कि सायोंग बैंग अकेला सोल्जमैन है जो हवा को काट सकता है। और अरीना में सियोन बैंग फ्लैप एक पागल मुस्कान। वह अपनी स्किल ट्रिगर करता है, रैपिड अटैक आर्ट कटिंग व्हर्लविंड। जीहान उड़ जाता है जमीन पर खून खांसते हुए, जबकि इवैल्यूएटर ऊंचा खड़ा है। जीहान जमीन पर पड़ा है। वह खुद से मानता है कि वह पूरी तेजी से नहीं चल रहा है। वह अभी भी म्यूटेंट से लड़ने के बाद ठीक हो रहा है। और डोहा से उसके ऊपर उसकी खराब तलवार बहुत ज्यादा माना ड्रेन कर रही है। चांगबांग उसे नीचे देखता है और पूछता है कि क्या यह सच में उसका बेस्ट है। मिस्टर यून की रिकमेंडेशन के बावजूद वह प्रोटैगनिस्ट को डिस्क्वालीफाई करने की तैयारी करता है, लेकिन अचानक सेहा पीछे से कूदती है। वह जीहान को हिलने के लिए चिल्लाती है। उसकी हमला चांगबांग को पीछे धकेल देता है, कुछ जगह बनाते हुए। वह प्रोटैगनिस्ट के सामने मजबूती से खड़ी है, अपना स्टाफ पकड़े हुए। वह उसे कहती है कि वह बाकी सब संभाल लेगी। वह फैसला करती है कि वह हमेशा उसके पीछे नहीं छुप सकती। चांगबांग हंसी उड़ाता है। वह कहता है कि उसके
पास कमजोरों के साथ खेलने का वक्त नहीं है। सेहा गुस्से में जवाब देती है कि वह कमजोर नहीं है। वह अपने बाल पीछे करती है अपने नुकीले कान दिखाने के लिए। अपना परिचय सेहा किम, एक एल्फ के रूप में देती है। चांग बांग जम्हाई लेता है और कहता है कि उसे पहले ही पता था कि वह एक एल्फ है। वह चिल्लाता है, पूछता है कि क्या एक मामूली मेज सोचती है कि वह एक सोर्ड्समैन से लड़ सकती है। वह वाइफू पर हमलों की बौछार करता है, लेकिन वह अपनी आंखें बंद करती है। वह घोषित करती है कि एल्व्स माना के रास्ते पर चलते हैं। हैरतअंगेज तौर पर वह हर एक हमले से बच जाती है। अब उसकी बारी है। वह कटिंग विंड कास्ट करती है। चांगबांग उसे बेवकूफ कहता है और पूछता है कि क्या वह सोचती है कि एक मामूली स्पेल काम करेगा। फिर वह अपने पीछे एक मैजिक सर्कल बनते हुए देखता है। वह उस पर छुपकर हमला करने की कोशिश करने का मजाक उड़ाता है, लेकिन फिर दो और दिखते हैं। वह उलझा हुआ है। एक रैंक 5 कई हमले कैसे कर सकता है? वह फिर से गिनता है। सिर्फ 3 नहीं है, बस यह कि वह एक साथ साथ स्पेल्स कास्ट कर रही है। उसकी एबिलिटी उसे जगह पर लॉक कर देती है। वह मानता है कि उसने सच में उसे फंसा लिया। एक बड़ा धमाका इलाके को घेर लेता है। सीएचएस शॉकवेव से अपना चेहरा बचाती है। उसे यकीन है कि वह इससे बच नहीं सकता था, लेकिन जैसे ही धुआं साफ होता है, सियोन बैंग अभी भी वहां खड़ा है। वह खुद को साफ करता है और कहता है कि यह बुरा नहीं था। वह मानता है कि उसे एक छोटी जगह में घेरने का उसका प्लान सच में काफी स्मार्ट था। लेकिन अचानक चांगबांग टेलीपोर्ट करता है, बिल्कुल उसके पीछे। वह फुसफुसाता है कि वह बहुत धीमी है। सैया हैरान है कि उसने सातों स्पेल्स को बिना गिरे कैसे झेल लिया। चांगबांग उसे इग्नोर करता है, कहता है कि वह बस प्रोटैगनिस्ट के चलने का इंतजार कर रहा था। वह अपनी तलवार पकड़ता है और जीहान का मजाक उड़ाता है, कहता है कि उसका घमंडी रवैया उसे जीत हरवा देगा। लेकिन फिर जीहान को कुछ खास एहसास होता है। वह पहले गलत था। तलवार उसकी एनर्जी नहीं चूस रही थी। यह जीहान खुद था जो एक एमेटर की तरह माना बर्बाद कर रहा था। जीहान टैक्टिक्स बदलने का फैसला करता है। वह थोड़ी सी एनर्जी फोकस करता है और उसे जितना हो सके उतना कसकर एक ही पॉइंट में कंप्रेस करता है। आखिर में वह अपनी अल्टीमेट मूव ट्रिगर करता है, वन स्वॉर्ड। सीन एक शानदार ऑफिस में बदलता है जो ट्रॉफीज से भरा है। कोई दरवाजा खटखटाता है। एक नौजवान खिड़की के पास खड़ा है और उन्हें अंदर आने के लिए कहता है। एक गोरा आदमी नीली आंखों के साथ अंदर आता है, गट्स स्क्वाड लीडर की स्थिति पर रिपोर्ट देने के लिए। बॉस बस बड़बड़ाते हुए जवाब देता है। वह पूछता है कि गैंग यू टीम में कैसे ढल रहा है। गोरा आदमी स्पष्ट करता है कि क्या उसका मतलब गैंग यू किम है। बॉस पुष्टि करता है। वह उस आदमी के बारे में जानना चाहता है जिसने जीहान को निकाल दिए जाने के बाद रिप्लेस किया था। हम खिड़की पर खड़े आदमी से मिलते हैं, जोंगसे पार्क, कीरोज गिल्ड का मालिक। गोरा आदमी मानता है कि कुछ स्थिरता की समस्याएं रही हैं, लेकिन वह ढल रहे हैं। जांगजे विश्वास से कहता है कि गैंग यू जल्द ही प्रोटैगनिस्ट को पीछे छोड़ देगा, लेकिन गोरा आदमी घबराया हुआ लगता है। वह कहता है कि उसे कुछ और रिपोर्ट करना है। वह बॉम्ब गिराता है। जीहान रैंक 4 के एग्जाम में आगे बढ़ गया है। बॉस उलझा हुआ है। वह पूछता है कि उस कचरा प्रोटैगनिस्ट ने यह कैसे किया, याद करते हुए कि वह पहले मुश्किल से पास हुआ था। गोरा आदमी समझाता है कि लगता है दोहा ने उसे पर्सनली रिकमेंड किया था। जांगसी उसे दोहराने के लिए कहता है, पूरी तरह से हैरानी में। सीन वापस अरीना में बदलता है। जीहान ऊंचा खड़ा है, स्योंगबांग को नीचे देखते हुए। इसी बीच इवैल्यूएटर जमीन पर पिटा हुआ और घायल पड़ा है। सियोंगबांग पूछता है कि उस जैसा एक रूकी ने मिस्टर यून का ध्यान कैसे खींचा। फिर वह सांस छोड़ता है और हार मान लेता है। वह मानता है कि जीहान जीत गया। वह बड़बड़ाते हुए कहता है कि दोहा ने सुविधाजनक रूप से यह बताना भूल गया कि बच्चा एक एलिमेंटलिस्ट था। बाद में ड्यूओ आराम कर रहा है। वाइफू मुस्कुराती है और पूछती है कि उसने एलिमेंटल पावर पर इतनी जल्दी महारत कैसे हासिल की। जीहान कंधे उचकाता है और कहता है कि उसे कोई अंदाजा नहीं, लेकिन अंदर ही अंदर उसे एहसास होता है कि उस तीव्र लड़ाई ने उसे सुधारने पर मजबूर किया। अपना कंट्रोल। वह सोचता है कि क्या यह शुरू से ही दोहा का प्लान था। वह उसकी तरफ मुड़ता है और उसकी तारीफ करता है, कहता है कि उसने इवैल्यूएटर को डिस्ट्रैक्ट करने का बहुत अच्छा काम किया। वह विनम्रता से जवाब देती है कि यह कुछ नहीं था। जीहान मुस्कुराता है और उसे अच्छी खबर बताता है, उन्होंने ऑफिशियली बैटल इवैल्यूएशन पास कर लिया है। लेकिन जीहान उसे याद दिलाता है कि सेलिब्रेशन अभी जल्दी है, उन्हें अभी भी इंटरव्यू पास करना है। वह बैठ जाते हैं और देखते हैं कि दूसरे कैंडिडेट्स निराश होकर रूम से निकलते हैं। आखिर में कोई एपिक गिल्ड को बुलाता है, घोषित करते हुए कि वह अगले हैं। इवैल्यूएटर्स में से एक कहता है कि यह स्क्वाड अच्छी तरह से तैयार लगता है। एक और आदमी कहता है कि उनकी लड़ाई में बहुत दिलचस्प पल थे। सेहा और जीहान रूम में चलते हैं। एक नरम आदमी बोलना शुरू करता है, कहता है कि अगर कोई नहीं आपत्ति करता है तो उन्हें शुरू करना चाहिए, लेकिन तुरंत कोई बीच में टोकता है और कहता है कि उन्हें फेल कर देना चाहिए। एक नेसेयर टैंक की आलोचना करना शुरू करता है। वह जीहान को घमंडी कहता है और असली खतरे में किसी को बचाने की उसकी क्षमता पर शक्र करता है। यह आदमी डेंगोली है, वॉरियर्स गिल्ड का एक मामूली सदस्य। वह घोषित करता है कि यह बेकार है, इस स्क्वाड को पास होने देना। एक और आवाज सहमत होती है, कहती है कि उन्हें डिस्क्वालीफाई कर देना चाहिए, तुरंत। कोई और कहता है कि इस तरह तो आज कोई पास नहीं होगा। जीहान सोचता है कि वह इतना जोर से क्यों चिल्ला रहे हैं। वह सोचता है कि वह बस उन्हें डराने की कोशिश कर रहे हैं ताकि एक गहरा असर छोड़ सकें। नरम आदमी चिल्लाने को इग्नोर करता है, उन्हें आने के लिए धन्यवाद देता है और उन्हें आराम करने के लिए कहता है। सेहा उन्हें एपिक के सदस्यों के रूप में परिचय देती है। यह महसूस करते हुए कि उसने पेपर वर्क गड़बड़ कर दिया है, नरम आदमी जल्दी से शकी अपने सामने डॉक्यूमेंट्स को पलट पलट करता है। वह कहता है कि वह अकेला थे जिन्होंने सच में अपनी लड़ाई जीती। वह इसे प्रभावशाली कहता है। जीहान ताने से जवाब देता है कि यह सिर्फ किस्मत थी और सेहा भी उसके साथ खेलते हुए उसे धन्यवाद देती है। काले बालों वाला आदमी बीच में बोलता है, कहता है कि क्योंकि उन्होंने इवैल्यूएटर को हरा दिया है तो, और बहस की जरूरत नहीं है। अचानक पैनल में योगली डकलिंग पूछता है एक अजीब सवाल। वह पूछता है कि क्या वह अपने बालों के बीच से देख भी सकती है और सुझाव देता है कि वह उन्हें अपने कानों के पीछे कर ले। सिया सहमत होती है और अपने बाल पीछे करती है। लड़के हैरान हैं। वह सबको अपने सामने जो है उसे देखने के लिए चिल्लाते हैं। अगली डकलिंग तुरंत रूम का माहौल बदल देता है। वह घोषित करता है कि वह एक एल्फ है। अपने होंठ अजीब तरीके से चाटते हुए वह कहता है कि उसने सोचा था कि वह प्योर ब्लड है और माफी मांगता है। काले बालों वाला आदमी उसे तुरंत टोकता है, कहता है कि उसका रवैया बहुत बुरा और अशिष्ट है। अगली डकलिंग फिर से माफी मांगता है, दावा करता है कि यह बस एक बुरी आदत है। फिर वह मिस्टर प्रोटैगनिस्ट से कहता है कि उसे ऐसे घूरना बंद करे जैसे वह उसे मारना चाहता है। सैया जीहान को कहती है कि ठीक है। जीहान सांस छोड़ता है, सोचता है कि यह अजीब आदमी अभी की मुख्य समस्या नहीं है। अगली डकलिंग पूछता है कि क्या वह आखिरकार इंटरव्यू के साथ आगे बढ़ सकते हैं। जवाब देने से पहले प्रोटैगनिस्ट सोचता है कि उस आदमी को उन्हें बिल्कुल ऐसी ही प्रतिक्रिया चाहिए थी। इंटरव्यूअर पूछता है कि क्या सिहा के पिता सच में क्योटो में एक संस्था में मॉन्स्टर्स पर रिसर्च करते हैं। सिहा इसकी पुष्टि करती है। वह आगे कहती है कि एपिक ने अपने पिता के रिसर्च डेटा के आधार पर म्यूटेंट कॉकेटरीज को सफलता से हराया। पुष्टि किया गया जवाब हाँ है। इंटरव्यूअर हैरान है। वह कहता है कि सिर्फ 2 सदस्यों वाले एक नए गिल्ड के लिए उन्होंने पहले ही जबरदस्त काम किए हैं। इसी बीच अगली डकलिंग अपना ध्यान उस पर मोड़ता है। वह कहता है कि 1 दशक तक हीरो रहने के बाद उसने कभी किसी हाफ एल्फ को गिल्ड चलाते हुए नहीं देखा। वह अपनी आंखें छोटी करता है और कहता है कि उसके पास उसके लिए सिर्फ एक सवाल है। वह एक काल्पनिक सवाल पूछता है, अगर एल्फ्स का एक ग्रुप कोरिया पर हमला करता है तो वह किसकी तरफ होगी। सिया रुक जाती है, दुश्मनी से पूरी तरह हैरान। वह सदमे में है। वह पूछती है कि क्या वह इसे बस लंबा खींचना बंद कर सकता है। इंटरव्यूअर उलझा हुआ है और पूछता है, आखिर में जीहान गुस्से में आ जाता है।
है। वह खड़ा हो जाता है और पूछता है कि क्या लोगों का मजाक उड़ाना स्टैंडर्ड प्रोसीजर है। वॉरियर्स गिल्ड के लिए उसे टोकता है। वह कहता है कि यहाँ का मकसद उनकी स्किल्स चेक करना नहीं था, बल्कि सिर्फ उसके गिल्ड लीडर का अपमान करना था। दूसरे दो इंटरव्यूअर्स इस तबाही को हैरानी से देख रहे हैं। अगली डकलिंग जवाब देता है, दावा करता है कि एक इंटरव्यूअर के रूप में वह जो चाहे पूछ सकता है। सवाल: काले बालों वाला आदमी बीच बचाव करने और बहस रोकने की कोशिश करता है, लेकिन जिहान घोषित करता है कि अगर यह आदमी उसके गिल्ड का अपमान करता रहा तो उन्हें परवाह भी नहीं है पास होने की। वह जाने के लिए तैयार है। पैनल उन्हें शांत होने की मिन्नत करता है, जोर देते हुए कि यह लड़ाई की जगह नहीं है। सिया पूरी तरह से निराश होकर रूम से निकल जाती है। उसे यकीन है कि वह बर्बाद हो गए हैं। सीन एपिक हेडक्वार्टर्स के बाहर बदलता है। बड़े एयरबैग्स वाली वाइफू जूस पी रही है, उदास लग रही है। जिहान उसके पास चलता है और माफी मांगता है। उसे सीन बनाने और शायद एग्जाम फेल करने का गिल्टी महसूस होता है। सिया उसे कहती है कि ठीक है। वह सच में उसे धन्यवाद देती है कि उसने वहां उसके लिए खड़ा हुआ। वह मानती है कि ऐसी ही सिचुएशंस में पहले कभी किसी ने उसकी ऐसे हिफाजत नहीं की। जिहान देखता है कि वह अपने फोन पर एक वेब पेज रिफ्रेश करती रहती है। वह पूछता है कि क्या वह ठीक है और वह खुद को क्यों तकलीफ दे रही है। वह समझाती है कि वह बस क्यूरियस है। जिहान फिर से माफी मांगता है। अचानक सिया कहती है कि वेबसाइट रिजल्ट्स निकाल रही है। वह स्क्रीन पढ़ती है। वह घोषित करती है कि स्क्वाड रैंक 4 में आगे बढ़ रहा है। दोनों रुक जाते हैं। वह वह एक दूसरे को देखते हैं। जो वह देख रहे हैं उस पर यकीन नहीं कर पाते। इंटरव्यू रूम में वापस दूसरे जजेस ने अगली डकलिंग से पूछा कि उसने वह फैसला क्यों लिया। वह पूछते हैं कि क्या वह श्योर है। वह कहता है हाँ। वह पहले के ड्रामा के लिए माफी मांगता है। वह मानता है कि उसने हद पार कर दी थी, लेकिन दावा करता है कि वह बस उन्हें टेस्ट कर रहा था क्योंकि वह क्यूरियस था। वह एक सेब हवा में उछालता है और पकड़ता है। वह नाम कहता है एपिक। वह सोचता है कि वह दोनों कितनी दूर तक जाएंगे, लेकिन अपने ख्यालों में वह मुस्कुराता है और जिहान और सेहा को घमंडी बच्चे कहता है। वह सोचता रहता है कि वह उन्हें रैंक्स में ऊपर चढ़ाते हुए देखना चाहता है, लेकिन यह दया से नहीं है। अगली जूली डकलिंग खुद से कसम खाता है कि वह बाद में उनकी जिंदगी बर्बाद कर देगा। इसी बीच पीसी के सामने बैठे दो लोग पूरी तरह हैरान हैं। वह सोच रहे हैं कि आखिर वह पास कैसे हो गए। सीन पाजू सिटी में रैंक 2 वाले इलाके में बदलता है। एक तेज रफ्तार बस रुकती है। फैंस की एक बड़ी भीड़ साइंस पकड़े और जर्नलिस्ट इंतजार कर रहे हैं। दरवाजा खुलता है और कोई नीचे उतरता है। एक रिपोर्ट क्वार्टर घोषित करता है कि ह्योंडी हीरोज गिल्ड स्क्वाड का लीडर आ गया है। वह मिस्टर किम से कैमरास की तरफ देखने के लिए कहता है। भीड़ में कोई गट्स के लिए अपना प्यार चिल्लाता है। सिक्योरिटी गार्ड्स फैंस को रोकने में मुश्किल महसूस करते हैं, उन्हें दूर रहने के लिए चिल्लाते हुए। गट्स अपना नकली चाम पूरा बढ़ा देता है। वह मुस्कुराता है और कहता है कि ऐसे बर्ताव की जरूरत नहीं है। वह सबको आज यहाँ इकट्ठा होने के लिए शुक्रिया कहता है, लेकिन उनसे अपनी सुरक्षा के लिए लाइन के पीछे रहने को कहता है। जैसे ही गट्स की टीम एमेजोन में जाती है, लोग उसे नाइट कहते हैं और उन्हें गुड लक देते हैं, लेकिन जैसे ही गट्स बैरियर के अंदर कदम रखता है, उसका असली चेहरा सामने आ जाता है। वह शिकायत करता है कि बाहर के कीड़े इतना शोर कर रहे थे कि उसके कान दुख रहे थे। उसका मस्कुलर साथी कहता है कि पिछली बार से भी ज्यादा लोग थे। गट्स गुस्से में पूछता है कि उन्हें हर बार उनकी जगह कैसे पता चल जाती है। गट्स के पीछे से कोई बोलता है। वह पूछता है कि क्या गट्स ने उस लड़की को देखा जो खड़ी थी एंट्रेंस पर। वो कहता है कि उसे देखकर उल्टी आने वाली थी। इस लड़के का नाम है गैंग यू किम। गैंग यू बात बदलता है और पूछता है कि गट्स को कैसी लड़कियां पसंद है। गट्स सीधा जवाब देता है कि उसे खूबसूरत लड़कियां पसंद है। मुस्कुराता है और कहता है कि वह बाद में कुछ खूबसूरत लड़कियों को बुलाएगा। वह गट्स को आज रात क्लब में आने का इनवाइट देता है। चियनलिम बीच में बोलती है। वह कहती है कि एमआईए ली वहीं खड़ी है और उसे फालतू बातें बंद करने को कहती है। गांग्यू आसानी से बात बदलता है। वह कहता है कि सियोनलिम को भी क्लब आना चाहिए। वह हंसकर पूछती है कि क्या उसे सच में लगता है कि वह ऐसी जगह जाएगी। गैंग्यू जानता है कि क्या बोलना है। वह उसे मनाता है कि कई फेमस मॉडल्स उससे मिलना चाहती हैं। वह तुरंत मान जाती है। वह एक्साइटेड हो जाती है और कहती है कि वह अपने हैंडसम दोस्तों को भी बुलाएगी। गैंग्यू अपने मन में सोचता है कि इन बेवकूफों को कंट्रोल करना कितना आसान है। थोड़ा सा पुश करने पर वह सब उसकी मुट्ठी में नाच रहे हैं, लेकिन जब वह एमआईए ली को देखता है तो उसे मुश्किल होती है। उसके साथ अलग है। वह समझ नहीं पाता कि वह क्या सोच रही है। ईमेल ली उसे घूरते हुए देखती है और पूछती है कि क्या हुआ। वह जल्दी से अपनी नजर हटा लेता है और कहता है कि कुछ नहीं। अपने मन में वह सोचता है कि उसे उस पर बहुत नजर रखनी होगी। अचानक गट्स को कदमों की आवाज सुनाई देती है। वह पीछे मुड़ता है। वहां 3 अनजान लोग खड़े हैं। आगे वाला हेयुंदे किम को ग्रीट करता है। वह कहता है कि उसे गट्स को एमेजोन में देखे हुए काफी टाइम हो गया है। गट्स जवाब देता है कि हाँ, कुछ महीने हो गए हैं। स्कारफेस ने दूसरे मेंबर के बारे में पूछा। गट्स ने जवाब दिया, कौन? उस आदमी ने साफ किया, वह जो तुम्हारा बैग उठाता था। गट्स हमेशा की तरह झूठ बोलते हुए कहता है कि वह लड़का छोड़ गया और ये उसका रिप्लेसमेंट है। गैंग्यू ने खुद को टीम का सपोर्ट बताया। स्कारफेस ने पूछा कि क्या ये सच है और कहा कि यह बहुत अफसोस की बात है। किम जानना चाहता था कि क्यों। स्कारफेस ने बताया कि जिहान ने उन्हें करीब 1 साल पहले बचाया था। उसने कहा कि जिहान के मूवमेंट्स अलग लेवल के थे और उसे समझ नहीं आया कि उसने बैग उठाते हुए ये सब कैसे किया। स्कारफेस ने फिर कहा कि अगर जिहान को कभी कोई गिल्ड चाहिए हो तो उन्हें बताना, क्योंकि वह उसे खुशी से अपनी गिल्ड में रखेगा। दोनों ग्रुप्स ने गुड बाय कहा और अलग हो गए। गट्स बहुत गुस्से में था। किसी ने पूछा कि क्या जिहान सच में इतना अच्छा था। गैंग्यू ने जवाब दिया कि उसने तो बस यही सुना था कि जिहान एक डेडवेट था जो बस रास्ते में आता था। गैंग्यू ने यह भी कहा कि स्कारफेस जिहान को कुछ ज्यादा ही क्रेडिट दे रहा था। जैसे ही गैंग्यू बोलता रहा, गट्स ने अपनी तलवार मांगी। एक डायनासोर जैसा मॉन्स्टर सब पर अटैक कर रहा था और गट्स ने जल्दी से फिर अपनी तलवार मांगी। गट्स ने अपनी तलवार में आग लगा दी। वह मॉन्स्टर की तरफ कूदा। उसका ध्यान जिहान पर था। सीन बदल गया। एक औरत ने कहा कि उसे यकीन नहीं हो रहा, जबकि दूसरों को याद आया कि वह अपना सामान भूल गए हैं। एक ट्रैफिक गार्ड ने बताया कि यह एरिया अब रैंक 4 जोन है और सबको तुरंत वहां से निकलने को कहा। एक आदमी को प्रॉपर्टी की कीमत गिरने की चिंता थी, जबकि दूसरा सोच रहा था कि क्या उनके पास वापस जाने के लिए घर भी होगा। जयवान और किम आए, पूछते हुए कि क्या यह सही जगह है। किम ने कहा, हो सकता है। जिहान ने कंफर्म किया कि यह सेबर टूथ टाइगर्स वाला रैंक 4 एरिया है। उनमें से एक किटी उन दोनों की तरफ कूदी। टाइगर की तरफ दौड़ते हुए जिहान ने सिहू को आवाज दी। सिहू ने कुछ एबिलिटीज कास्ट करना शुरू किया। जिहान ने अपनी तलवार निकाली और दौड़ता रहा। टाइगर पर उसका अटैक सीधा लगा। वह बेचारा क्रीचर 2 हिस्सों में बट गया। किम ने कहा कि उसे यकीन नहीं था कि वह रैंक 4 एरिया के लिए रेडी है और उसने सोचा था कि मॉन्स्टर्स ज्यादा स्ट्रांग होंगे। जिहान ने जवाब दिया कि जो म्यूटेंट उन्होंने पहले लड़ा था वह एक रेयर केस था। किम ने पूछा कि वह टाइगर की बॉडी को फर्स्ट फ्लोर तक कैसे लाएंगे और जिहान ने क्लीनिंग सर्विस को बुलाने का सुझाव दिया। अचानक किसी ने मदद के लिए चिल्लाया। सिहू ने कहा कि यह एक सिविलियन है जो वहां से नहीं निकला था और उन्हें जल्दी करने को कहा।
लेकिन वह आवाज़ जीहान को जानी पहचानी लगी, जैसे वह उस आदमी को जानता हो। वह उनके बगल में आया, बताते हुए कि वह एपिक गिल्ड के हीरोज़ हैं, और पूछा कि सब ठीक है। यह साशिमी था, जो उनसे एक किटन से बचाने की भीख मांग रहा था। किम ने उसे तुरंत पहचान लिया। ये क्लीनअप वाला आदमी है, उसने कहा। किटन्स को जल्दी से ठीक कर दिया गया। सीहू ने कहा कि उसे वहां मिलना कितना लकी था, इसे किस्मत बताया। जब उसने पूछा कि क्या वह सहमत है, तो साशिमी ने बताया कि उसे बस बाथरूम जाना था और उसे पता नहीं था कि वह एरिया बंद कर रहे हैं। जिहान ने कहा कि वह इस बार जाने देगा, क्योंकि सशिमी ने उन्हें अच्छा इक्विपमेंट दिलाया था। सीहू ने कमेंट किया कि जिहान कितना काइंड हार्टेड है। ये सब ठीक होने के बाद जिहान ने पूछा कि सशिमी ने ऑफिशियली उनकी गिल्ड को क्लीनअप गाय के रूप में क्यों नहीं ज्वाइन किया। सशिमी ने पूछा कि वह ही क्यों। जिहान ने बताया कि पिछली घटना के बावजूद उसे अब भी उस पर भरोसा है। सशिमी ने उन्हें यकीन दिलाया कि वह सारी बॉडीज उस पर छोड़ सकते हैं। साशिमी फिर बिल्डिंग की तरफ दौड़ा, दोहराते हुए कि वह बॉडीज के लिए उस पर भरोसा कर सकते हैं। साइसू ने पूछा कि क्या वह उन्हें फिर से धोखा देने वाला है। जिहान ने उसे यकीन दिलाया कि वह ऐसा नहीं करेगा और कहा कि उन्हें उसका काम वैसे भी चाहिए। उसने फिर सुझाव दिया कि वह चलें क्योंकि सब ठीक हो गया था। अचानक कोई आया, चिल्लाते हुए कि हीरोज मासूम क्रीचर्स को मारना बंद करें। क्रीचर्स पर जुल्म बंद करो, उस आदमी ने चिल्लाया। वह आगे बोलते रहे कि क्रीचर्स को रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए और वह भी सबकी तरह लिविंग बीइंग्स हैं। उन्होंने और जोर से चिल्लाया कि सब लाइफ की रिस्पेक्ट करें। सी ह्यूग ने पूछा कि क्या यह लोग किसी एक्टिविस्ट ग्रुप का हिस्सा हैं। जहान ने जवाब दिया कि वह आईयूपीसी से हैं, एक ऑर्गेनाइजेशन जो मॉन्स्टर्स और इंसानों के साथ रहने की बात करती थी। जैसे ही वह बात कर रहे थे, उन्होंने देखा कि एमए एरियाज के आसपास प्रोटेस्ट हाल ही में बढ़ गए थे। जैसे ही यीहू ने पूछा कि क्या जीहान इस आइडियोलॉजी से सहमत है, उसने पक्के तौर पर जवाब दिया, बिल्कुल नहीं, इसे बेकार बताया। उसने पूछा कि क्या वह अब भी अपनी बात पर अड़े रहेंगे, हीरोज को उन मॉन्स्टर्स से मरते हुए देखने के बाद भी जिनका वह बचाव करते हैं। एक सिक्योरिटी गार्ड ने ग्रुप को बताया कि वह इस एरिया में नहीं आ सकते, जबकि एक बाईस्टैंडर ने हीरोज को जल्दी करने और अपने दोस्तों क्रीचर्स को बचाने को कहा। गार्ड ने चिल्लाया कि वह बैरियर तोड़कर अंदर आ गए हैं। बाईस्टैंडर्स ने चिल्लाया, हीरोज आ गए, उन्हें भागने मत दो। सीहू और जीहान ने खुद को एक्टिविस्ट से घिरा हुआ पाया। जीहान सोच रहा था कि यह लोग क्या कर रहे हैं। एक पागल प्रोटेस्टर ने चिल्लाया कि सब क्रीचर्स को देखें। उसने पूछा कि हीरोज इतने हार्टलेस कैसे हो सकते हैं। एक और एक्टिविस्ट ने मॉन्स्टर से माफी मांगी, कहते हुए कि जो हीरोज कातिलों की तरह बिहेव करते हैं, उन्हें खुद को सेवियर्स कहने का कोई हक नहीं है। जीहान समझ नहीं पा रहा था कि सिविलियंस इतने गुस्से में क्यों हैं, और उसने उम्मीद की कि एसोसिएशन इस सिचुएशन को हैंडल करेगी। तभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं आपको अगले वीडियो में मिलूंगा। गोहा आया, उन सबको उसके रास्ते से हटने को कहते हुए। उसने पूछा कि क्या वह बच्चे के साथ अपना काम खत्म कर चुके हैं। जीहान घूम गया और पूछा, तुम कौन हो। दोहा ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मैं वह आदमी हूं जिसे तुम सबसे ज्यादा नफरत करते हो। अपनी कलाई के एक झटके से दोहा ने मिट्टी की एक बहुत बड़ी दीवार बना दी। उसने जिहान पर मुस्कुराया और पूछा, तो अब तुम क्या करोगे। दीवार खड़ी करने के बाद दोहा वहां चुपचाप खड़ा सबको देख रहा था। कुछ लोग उसे अर्थ ड्रैगन कहते थे, दूसरों के लिए वह बस एक क्लाउन था। वेस्ट में लोग उसे अर्थक्वेक मैन के नाम से जानते थे। दोहा ने अपनी पावर का थोड़ा सा हिस्सा बाहर निकाला, घोषणा करते हुए कि उसे बैड बॉय कहना पसंद है। एक डरा हुआ बाईस्टैंडर हांफने लगा, ये बैड बॉय दोहा यून है। एक और आदमी सोच रहा था कि नंबर 1 रैंक्ड हीरो यहाँ क्या कर रहा है। जिहान अपने आप से बड़बड़ाया, हमेशा यही आदमी क्यों, इसे बस कहीं से भी आ जाना पसंद है। जिहान सोच रहा था कि क्या दोहा के पास अपने टाइम के लिए कुछ बेहतर काम नहीं है। दोहा ने फिर चिल्लाया कि सब तुरंत चले जाएं वरना नरक में जाएं। उसने एक नाम पुकारा और अचानक एक धमाके से एरिया हिल गया। एक ड्रैगन सीधा दोहा के बगल में दिखाई दिया। जिहान हैरान था, ये क्या है। उसने सोचा, क्या ये सच में एक एलिमेंटल है। वह क्रीचर मूमू था, एक टेरा एलिमेंटल। दोहा ने अपने ड्रैगन को सबको रोकने का ऑर्डर दिया। मिट्टी से बने कोड़े भीड़ की तरफ निकले। हर एक प्रोटेस्टर उनकी पकड़ में आ गया। वह जमीन से ऊपर उठाए गए, एक के बाद एक। जिहान ने सीहू से कहा कि उन्हें वहां से निकलना होगा, लेकिन किसी ने बताया कि एक सर्टिफाइड हीरो ऐसे भाग नहीं सकता। सीहू ने शिकायत की कि उनके हाथ बंधे हुए थे। जिहान बस दोहा की पागल पावर पर हैरान हो सकता था। उन सब लोगों को बिना किसी चोट के पकड़ लिया। दोहा ने फिर उन्हें इंतजार करवाने के लिए माफी मांगी। उसने बताया कि उसने सुना था कि जिहान और सीहू ने रैंक 4 एग्जाम पास कर लिया है। इस कमेंट से जिहान को उस मॉन्स्टर के साथ अपनी लड़ाई याद आ गई। होश में आते हुए जिहान ने दोहा को थैंक किया, ताने मारते हुए उसे एक मर्सीफुल इवैल्यूएटर कहा। दोहा बस हंस पड़ा, मानते हुए कि बैंग इंटेंस था लेकिन अंदर से एक अच्छा आदमी था। जिहान ने पलटकर जवाब दिया, इंटेंस वाली बात पर सवाल उठाते हुए, क्योंकि बैंग ने उन्हें लगभग मार ही दिया था। लेकिन दोहा ने बताया कि वह जानता था कि इस मुश्किल से बचने पर वह और स्ट्रांग बनेंगे। इससे उसे यह सोचने पर मजबूर किया कि उन दोनों में से कौन ज्यादा पावरफुल था। जिहान ने तुरंत पूछा कि क्या दोहा इतनी दूर तक सिर्फ उससे लड़ने आया था। तभी एक और आवाज बीच में आई, पूछते हुए कि क्या वह दोहा है। देखने वाले सवाल करने लगे कि वह उस पर्टिकुलर स्क्वाड के साथ रैंक 4 एरिया में क्यों था। सीहू ने बताया कि नए लोग दूसरी गिल्ड से थे। दोहा ने लंबी सांस ली, कहते हुए कि वह बहुत ज्यादा अटेंशन ले रहे थे और उन्हें चलना होगा। सीन एक बिजी कंस्ट्रक्शन में बदल गया। साइट जो वर्कर से भरी थी। एक वर्कर ने दोहा को ग्रीट किया और पूछा कि वह काम क्यों नहीं कर रहा था। दोहा ने बस कहा कि वह कुछ हैंडल कर रहा था। जिहान को समझ आया कि यह डाइस गिल्ड का बेस होगा और वहां बहुत लोग थे। दोहा ने बताया कि वह ट्रेनिंग ग्राउंड्स को बड़ा कर रहे थे और शोर के लिए माफी मांगी। जिहान ने उससे कहा कि ठीक है। जल्दी ही वह गिल्ड बिल्डिंग में थे। वह तीनों अंदर गए। जिहान ने कमेंट किया कि कितनी शांति थी, एक गिल्ड हेडक्वार्टर से ज्यादा कॉफी शॉप जैसा लग रहा था। उसने देखा कि बाहर कंस्ट्रक्शन का सारा शोर गायब हो गया था। सीहू लेकिन हैरान थी। उसने कहा कि एक बिल्डिंग को इतनी अच्छी तरह से शील्ड करने के लिए बहुत ज्यादा माना लगता है, लेकिन एक मेजर गिल्ड से यही उम्मीद थी। जब जिहान ने पूछा कि क्या यह सच में इतना पावरफुल था, तो उसने कंफर्म किया। बैरियर के मेंटेनेंस कॉस्ट को करीब 20 बिलियन वन बताते हुए जिहान ने जोर से सोचा कि क्या एक गिल्ड इतना पैसा कमा भी सकती है। एक औरत अचानक आई, उन्हें उसका काम नोटिस करने के लिए थैंक करते हुए। उसने सीहू से पूछा कि क्या उसे माना बैरियर्स में इंटरेस्ट है। उसकी इतनी एक्यूरेट कॉस्ट एस्टिमेट के लिए उसकी तारीफ की। उस औरत ने खुद को जेक्योंग पार्क बताया, डाइस गिल्ड की वाइस लीडर। जिहान हैरान था, पूछते हुए कि क्या वह सच में वाइस लीडर थी। सीहू ने कहा कि उसने जियाई को असिस्टेंट समझ लिया था। दोहा ने जेग्योंग से पूछा कि क्या उसे वह दोनों याद है और उसे एक मीटिंग रूम बुक करने को कहा। जेग्योंग पार्क मान गई, लेकिन फिर पूछा कि दोहा कहाँ था, बताते हुए कि उसने अपनी सारी अपॉइंटमेंट्स मिस कर दी थी। जैसे ही उसने उसका गाल पिंच किया, दोहा ने पूछा कि वह गिल्ड मास्टर के साथ क्या कर रही थी। उसने पलटकर जवाब दिया कि अगर उसे रिस्पेक्ट चाहिए तो उसे बच्चों जैसी हरकतें बंद करनी चाहिए। जिहान बड़बड़ाया कि वह दोनों कंस्ट्रक्शन साइट से भी ज्यादा शोर कर रहे थे। उनकी लड़ाई खत्म होने के बाद जिहान और सीहू ने दोहा का पीछा किया मीटिंग रूम तक। दोहा सीधा काम की बात पर आया, उनसे पूछते हुए कि उन्हें क्यों लगता है कि वह उन्हें यहाँ लाया था। जिहान ने गेस किया कि इसका उसके एलिमेंटल से कुछ लेना देना होगा। दोहा ने कंफर्म किया कि वह सही था। उसी पल एक चमकदार रोशनी चमकने लगी। एक छोटा
लोमड़ी जैसा कुत्ता दिखाई दिया और मियाओ की आवाज निकाली। दोहा ने अपने एलिमेंटल पार्टनर मूमू को इंट्रोड्यूस किया। उसने फिर पूछा कि क्या उन्होंने उस क्रीचर को पहचाना जब उसने प्रोटेस्टर्स को हैंडल किया था। जहान को यकीन नहीं हुआ। उसने पूछा कि क्या ये छोटा कुत्ता वही चीज थी जो एक जायंट ड्रैगन बन गई थी। मूमू ने शिकायत की कि वह कंस्ट्रक्शन में हेल्प करने में बिजी था, लेकिन दोहा ने प्रॉमिस किया कि मीटिंग जल्दी खत्म हो जाएगी। मूमू फिर मुड़ा और पूछा कि गेस्ट्स क्यों हैं। जीहान ने ग्रीट किया, सीहू। लेकिन उस छोटे कुत्ते से पूरी तरह चाम हो गई थी, जबकि जीहान बस सोच रहा था कि यह क्या कर रहा था। दोहा ने फिर जीहान से अपना एलिमेंटल समन करने को कहा और जीहान मान गया। जीहान के बुलाने पर एक चमकदार ग्रीन गोला दिखाई दिया। जैसे ही वह दिखाई दिया, वह छोटे कुत्ते की तरफ चला गया। दोहा ने कहा कि वह जानता था कि जीहान का एलिमेंटल विंड बेस्ड था और पूछा कि उसका नाम क्या था। जीहान ने एलिमेंटल को सिल्फ बताया। दोहा ने फिर बताया कि सिल्फ ही इस मीटिंग की वजह थी। उसने बताया कि अपने पूरे 17 साल एलिमेंटलिस्ट के रूप में मोमो ही अकेला था जो कोरिया में मिला था। दोहा ने कहा कि उसने जीहान के रिकॉर्ड्स देखे थे और उसमें उसके एलिमेंटलिस्ट होने का कोई जिक्र नहीं था। इस वजह से दोहा ने सोचा कि जीहान एलिमेंटलिस्ट तब बना होगा जब उसने एपिक ज्वाइन किया, लेकिन दोहा ने कहा कि यह टाइमलाइन सही नहीं लगती और उसने जीहान से पूछा कि उसने विंड एलिमेंटल के साथ कॉन्ट्रैक्ट कैसे किया। जैसे ही जीहान बोलने वाला था, सीहू आगे आई, पूछते हुए कि क्या वह कहानी बता सकती है। उसने बताया कि सिल्फ पहले किसी और का था। जब दोहा ने पूछा कि कौन, तो उसने कहा। सीहू ने बताया कि वह उसकी माँ एरना हाथ थी, जो सिल्फी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करने वाली आखिरी इंसान थी। दोहा ने उसका जवाब मान लिया। उसने माना कि उसने कभी नहीं सोचा था कि जीहान का एरना हाथ के एलिमेंटल के साथ कॉन्ट्रैक्ट होगा, जिससे वह चुप हो गया। दोहा ने अपने मन में सोचा कि एलिमेंटल्स को अपने ओनर्स के मरने पर गायब हो जाना चाहिए था, लेकिन लगता है वह गलत था। अपना हाथ अपनी ठोड़ी पर रखते हुए दोहा ने डिसाइड किया कि उसके डाउट्स के बावजूद अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो दोहा ने अनाउंस किया कि वह अब उन्हें यहाँ बुलाने की असली वजह बताएगा। सीहू ने कहा कि उसने सोचा था कि यह सिल्फ के बारे में जानने के लिए था। दोहा ने कंफर्म किया कि वह उसका एक हिस्सा था, लेकिन दो इंपॉर्टेंट बातें डिस्कस करनी थी और जीहान ने भी पूछा कि उसका क्या मतलब था। दोहा ने सीधी बात करने का प्रॉमिस किया। पहली बात, डाइस गिल्ड के लीडर्स एपिक को खरीदना चाहते थे। एक शॉक्ड सीहू ने तुरंत पूछा कि क्यों। दोहा ने फिर अपना ऑफर दिया, एपिक पर पूरा कंट्रोल के बदले 20 बिलियन वन। गुस्से में सीहू खड़ी हो गई और पूछा कि क्या वह सीरियस था। दोहा ने उसे यकीन दिलाया कि वह सीरियस था और यह भी कहा कि वह प्राइस बढ़ा सकता है। उसने उन्हें बताया कि उनके पास एक चॉइस है, या तो दो लोगों की गिल्ड बने रहो या उसे उन्हें एक्सपैंड करने और नए मेंबर्स लाने में हेल्प करने दो। डील के हिस्से के रूप में दोहा ने जीहान को पर्सनली एलिमेंटल को कंट्रोल करना सिखाने का प्रॉमिस किया। उसने यह भी गारंटी दी कि वह उनकी स्क्वाड की एक्टिविटीज में इंटरफियर नहीं करेगा। दोहा ने फिर जहान से उसके विचार पूछे, बताते हुए कि यह उसके लिए कितना आइडियल होगा। ओवरवेल्म्ड होकर सीहू ने माना कि ऑफर जनरस था, लेकिन वह पूरी तरह से हैरान थी। दोहा सुझाव देता है कि वह इस पर सोचने के लिए टाइम ले, लेकिन इससे पहले कि वह जल्दी जवाब मांगे, जयहुन उसे बीच में रोक देता है, कहते हुए कि वह एक्सेप्ट नहीं करेगा। दोहा इस जवाब से हैरान है। जयहुन पक्के तौर पर कहता है कि एपिक बिकाऊ नहीं है, न अब और न कभी, जिससे सायहू पूरी तरह से चुप हो जाती है। अचानक एक बैग जमीन पर फेंका जाता है। साशिमी वहां आता है जहां एक्टिविस्ट को पकड़ा गया है, पूछते हुए कि क्या हुआ। वह अनाउंस करता है कि उसने अपना काम खत्म कर लिया है, लेकिन उसे जेआई हन नहीं मिल रहा। साशिमी एक्साइटेड होकर कहता है कि वह जयहुन के साथ अपनी अकॉम्प्लिशमेंट शेयर करने के लिए बेचैन था। सीन फिर नेगोशिएशन पर वापस आता है। जीहुन दोहा से कहता है कि वह ऑफर को जितना चाहे डबल कर ले, लेकिन वह फिर भी काफी नहीं होगा। वह घोषणा करता है कि डाइस की तरह एपिक भी फ्यूचर में एक बहुत बड़ी गिल्ड बनेगी। यह सुनकर दोहा का चेहरा तुरंत बिगड़ जाता है। फिर सायहू, जो चुप थी, आखिरकार बोलती है, जयहुन से पूछते हुए कि उसे यह डिसीजन लेने का हक किसने दिया। जैसे ही सायहू रोती है और जायहुन को पकड़ती है, दोहा जोर से हंसने लगता है और उसकी हंसी और तेज हो जाती है। अपने फिट के बाद दोहा कहता है कि ऐसी एम्बिशन दो लोगों की गिल्ड के लिए बहुत बड़ी है। वह मानता है कि उसने जीहुन को इतना एरोगेंट होने की उम्मीद नहीं की थी। जीहुन रूम से निकलने के लिए मुड़ता है, कहते हुए कि उसे अपनी गिल्ड पर भरोसा है। दोहा अपने चश्मे को ठीक करता है और उससे पूछता है, भरोसा। वह कहता है कि जायहुन ऐसे बात करता है जैसे डील पहले ही हो चुकी हो, और यह भी कहता है कि उसे वह सच में एंटरटेनिंग लगता है। इसके साथ दोहा अपना ऑफर वापस ले लेता है। सायहू उसे याद दिलाने की कोशिश करती है कि वह गिल्ड लीडर है, लेकिन अफसोस वह बीच में ही रोक दी जाती है। दोशुआ अपने असिस्टेंट को बुलाता है, कहते हुए कि वह उनकी कोई चीज वापस कर रहा है। उसने पूछा कि क्या उन्हें एक खास पत्थर याद है। वह उस म्यूटेंट का माना क्रिस्टल दिखाता है जिससे वह पहले लड़े थे। जीहुन पूछता है कि डोहा क्रिस्टल वापस क्यों दे रहा है। डोहा बताता है कि एसोसिएशन ने अपनी रिसर्च खत्म कर ली है और उसने गिल्ड एक्वायर करने के बाद इसे वापस करने का प्लान बनाया था। इसके बजाय वह कहता है कि वह इसे अभी वापस देगा, दो स्ट्रॉन्ग एलिमेंटलिस्ट्स के बीच एक जेस्चर के रूप में। जेआई हन उसे थैंक करता है। जैसे ही वह कहना शुरू करता है कि बस, उसे बीच में ही रोक दिया जाता है। सिल्फ, जो छोटे कुत्ते के साथ था, सीधा माना क्रिस्टल की तरफ उड़ता है और उससे टकरा जाता है। एक तेज रोशनी से रूम भर जाता है। जायुन के पीछे खड़े होकर दोहा बताता है कि माना क्रिस्टल्स एलिमेंटल्स को इवॉल्व करने के लिए यूज होते हैं। उसने जेआई हन को सलाह दी कि अगर वह और स्ट्रॉन्ग बनना चाहता है तो और कलेक्ट करे। दोहा ने कहा कि जितने ज्यादा क्रिस्टल्स वह इकट्ठा करेगा, उतना ही सी एल्फ मटेरियलाइज होने के करीब आएगा। जेआई हुन ने पूछा कि क्या यह सच था, क्या सी एल्फ सच में फिजिकल बॉडी पा सकता था। सीन फिर आईयूपीसी की कोरियन ब्रांच पर आता है। एक टेलीमार्केटिंग ऑपरेटर कस्टमर को कॉल करने के लिए थैंक करती है और पूछती है कि वह कैसे हेल्प कर सकती है। उसकी आवाज तुरंत शॉक में बदल जाती है। वह कॉलर से पूछती है कि क्या उनकी पालतू बिल्ली सच में क्रीचर बन गई। वह उन्हें चिंता न करने को कहती है, प्रॉमिस करते हुए कि वह ट्रांसफॉर्म्ड एनिमल को पकड़ने के लिए एक टीम भेजेगी। बैकग्राउंड में एक आदमी पूछता है कि एक प्रमोशनल पोस्टर में कितना टाइम लगेगा, और दूसरी आवाज जवाब देती है कि करीब 3 घंटे लगने चाहिए। दो औरतें पास में बात कर रही हैं। एक अगले वॉलंटियर इवेंट के बारे में पूछती है। उसकी दोस्त जवाब देती है कि वह शायद 21 को है। ब्लू ड्रेस वाली औरत शिकायत करती है कि पिछली बार एक बूढ़ी औरत ने उसे गले लगाया था और इससे वह अनकंफर्टेबल हो गई थी। ग्रे ड्रेस वाली औरत कहती है कि कभी कभी यह अच्छा हो सकता है। जैसे ही वह न्यूज ब्रॉडकास्ट के सामने बात करती है, ब्लू ड्रेस वाली औरत चाहती है कि और लोग उनके अच्छे काम देखें। उसे यकीन है कि काफी टाइम मिलने पर चीजें बहुत बदल जाएंगी। वह यह कहते हुए खत्म करती है कि हर वह इंसान जो उनके एफर्ट्स को मानता है, उसकी लाइफ को नया मतलब देता है। अचानक एक दहाड़ से वह दोनों डर जाती है। पंजों और गुर्राने की आवाजें आती हैं। ब्लू ड्रेस वाली औरत कहती है, डार्लिंग, एक सेबर टूथ टाइगर दिखाई देता है और उन्हें पता चलता है कि यह खाने का टाइम है। ग्रे ड्रेस वाली औरत कहती है कि उसे सही टाइम पर याद आ गया। ब्लू ड्रेस वाली औरत पूछती है कि क्या उसे खाना खरीदने जाना चाहिए, लेकिन उसकी दोस्त कहती है कि एक सर्विंग काफी है।